नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 18 आवर स्वदेश पे। नए हफ्ते की शुरुआत के साथ ग्लोबल क्यूज आपको मिक्स दिखते हैं। 2 दिन की थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन की यूएस मार्केट्स की एक्टिविटी को हमने डाइजेस्ट करना है। मेरे साथ डिम्पी और मानसी हैं। ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियो को चलिए आप पहले बात करें तो वहाँ क्योंकि जो यूएस का जो जॉब्स डेटा आया वो थोड़ा सा कमज़ोर होकर आया, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ऑफ कोर्स उस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि ये स्लोएस्ट एनुअल इंक्रीज जरूर है जुलाई 2021 के बाद, तो एक डिवाइडेड सा व्यू दिख रहा है आपको इन्वेस्टर्स के लिए। अब जो फेड का नया डिसीजन आएगा वो मई मंथ में होगा। उससे पहले आप देखें तो सीपीआई के नंबर्स बुधवार को आने हैं, तो यूएस मार्केट से संकेत इस वक्त आपको मिले हुए दिख रहे हैं। क्रूड की आप चाल की बात करें तो वो $85 के पास बंद के करीब ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स लगभग 102 के पास है। सो ये जो नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े हैं ये जो हालांकि 3.6 से गिरकर जरूर आए लेकिन एक्सपेक्टेशन से बढ़े हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप इसे देखें तो ये एनुअल इंक्रीज स्लोएस्ट एनुअल इंक्रीज भी दिख रहा है। बढ़ जरूर रहा है लेकिन इसकी जो गति है वो जरूर धीमी हुई है। तो इसे एक तो बाजार फैक्टर इन कर रहा है और दूसरे जो बड़े डेटा पॉइंट्स इस हफ्ते रहेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए ऑफकोर्स अर्निंग्स शुरू होंगी। यूएस मार्केट से आपको बुधवार को सीपीआई का नंबर आना और जो थोड़ी बहुत ग्लोबल आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन चाइना और ताइवान के बीच दिख रही है उसे भी लगातार हम मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये तो यूएस मार्केट से संकेत रहे। घरेलू बाजार में किस तरह के ट्रिगर दिख रहे हैं डिम्पी? देखिए, घरेलू मार्केट के हिसाब से ये हफ्ता भी छोटा ही है। आपको पता ही है कि फिर से शुक्रवार की छुट्टी है तो बृहस्पतिवार तक ही कामकाज होगा मार्केट के अंदर। और पिछला हफ्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के नाम था जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट कवरिंग। मार्केट शॉर्ट कवरिंग की बदौलत 17,600 तक आ गया, लेकिन ये इसकी मर्यादा थी शॉर्ट कवरिंग की। क्या यहाँ से बाजार चलेगा या और गिर जाएगा या वापस आ जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हुआ है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से आज भी एडजस्टमेंट होगा। वो एडजस्टमेंट करीब स्पॉट पे 120 पॉइंट का, फ्यूचर्स पे क्योंकि 50 पॉइंट के प्रीमियम्स अवेलेबल हैं तो इसलिए 50 से 60 पॉइंट का ये एडजस्टमेंट्स आज हो जाएगा। अच्छी बात क्या हो रही है कि 17,500 17,500 वाली रेंज को मार्केट एक सपोर्ट बनाने की अच्छे से कोशिश कर रहा है। ये तो होगा इसके अंदर पहला पॉइंट। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 1 लाख से नीचे पहुंचा है। ये उस दिन कुणाल भी आपको नोटिस करवा रहे थे, हमने भी आपको ये नोटिस करवाया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या? इसकी इंपॉर्टेंस क्या कि बाजार अभी थोड़ा हल्का है। अभी भी 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट ओपन नहीं है, यानी कि सौदे खुले हुए नहीं है। लोग क्लोज कर रहे हैं अपने सौदों को, चाहे शॉर्ट कवरिंग से कर रहे हैं चाहे वो ताजा खरीदारी से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसलिए बाजार लाइट है। बाजार के अंदर बैंक निफ्टी अब बहुत क्रिटिकल रोल अपनाएगा। बैंक निफ्टी ही तय करेगा कि हम और शॉर्ट कवरिंग करवाएंगे या फिर नहीं। इस हफ्ते 3 बड़ी कंपनीज के नंबर्स आने, टीसीएस के नंबर होंगे और इन एचडीएफसी बैंक के नंबर होंगे, इन्फोसिस के नंबर होंगे। छोटे हफ्ते के अंदर 3 बड़े नंबर्स आने के बाद जिनकी वेटेज है इंडेक्स पे, ये तय करेंगी कि बाजार का रुख कैसे हो सकता है। अब मार्केट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है ग्लोबल के अलावा वो यही ट्रिगर होगा कि अर्निंग्स में जब हम एंटर कर रहे हैं तो क्या होगा। एफआईस क्या कर रहे हैं इस समय? एफआईस करीब 18% की लॉन्ग होल्डिंग्स लेके बैठे हैं मार्केट के अंदर, और एक कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि हमने लो भी टेस्ट किया हुआ है 11 का, और हमने इनफैक्ट अब तो 11 से नीचे 9 का भी लो टेस्ट करके आ चुके हैं, और अभी भी ये 18% की होल्डिंग हमारे हक में आ जाती है। दूसरी बात, शॉर्ट्स कितने पड़े सिस्टम में? 82% शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। 5 से 7% की कवरिंग और हो जाए, यानी कि लॉन्ग्स 25% से ऊपर आ जाए तो आप इस 17,500 600 वाली रेंज को आप और पक्का कर लेंगे। देखिए, बिना एफआईस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है। एफआईस भले पार्टिसिपेट कम करें लेकिन उनका होना बहुत जरूरी है। एक और पॉइंट है जो नोटिस होगा इस समय घरेलू पॉइंट मार्केट्स में, वह ब्रेंट क्रूड की चाल। 17% ताबड़तोड़ चला ब्रेंट क्रूड, $71 से सीधा $85 आ गया। अब यहाँ पे $85 के इर्द गिर्द आके घूम रहा है, रुक रहा है। अब ये अपनी दिशा जब तय करेगा उसी हिसाब से आपको सेक्टोरियल मूव देगा। तो ब्रेंट क्रूड आपके सेक्टोरल मूव के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कम से कम 6 ऐसे सेक्टर्स हैं, बड़े सेक्टर्स, जिसका इंपैक्ट इसके अंदर आएगा। रही बात मार्केट्स में ग्रिप किसकी है, तो पीसीआर चेक करने पर लगता है कि बुल्स की ग्रिप इस समय थोड़ा टाइट है। बाजार जब जब नीचे जाएगा वो वापस पुल बैक आएगा। ये नेचर बदल चुका है मार्केट का। इससे पहले बाजार जब जब ऊपर जाता था वो सेल होके आता था, अब मार्केट जब जब नीचे जाएगा बाय होके आएगा, क्योंकि पीसीआर 1 के ऊपर आया हुआ है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद भी 150 पॉइंट का प्रीमियम
अभी भी बैंक निफ्टी पे दिख रहा है। इट्स ए गुड साइन, मार्केट के अंदर की बुल्स की पार्टिसिपेशन अच्छी है, आप फील गुड कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है मार्केट के अंदर देखने में, ट्रेड करने में, ये एक बहुत अच्छा साइन होता है बाजार का। एक और पॉइंट जैसे भी आप खुद बता रही थी प्रियंका कि इन्फ्लेशन के सीपीआई के आंकड़े यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही फेड के मिनट्स भी इसी हफ्ते आ जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो ग्लोबल मार्केट से आपको ध्यान में रखनी होंगी। कुल मिला के मार्केट्स के लिए अर्निंग के बाद आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग का, और उसके बाद फिर से देखते हैं डाटा कैसे डेवलप होता है। तो वैसे तो सारे गुड सेंटिमेंट्स, डिम्पी आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि लगातार 2 हफ्तों से भारतीय बाजार की तेजी है और ये तेजी क्या आज भी जारी रहेगी। नए हफ्ते की शुरुआत करें, ऑफ कोर्स ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन उम्मीद तो यही बरकरार रहेगी कि भारतीय बाजार में 2 हफ्तों से जो मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है, वो मोमेंटम इस हफ्ते की शुरुआत से भी आगे ही बढ़ता चले। आइए आज के 4 बड़े ट्रिगर्स आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि इन सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए भारतीय बाजार में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशी बाजार पर खास रखें नजर, क्योंकि हमने देखा है छुट्टी जरूर थी, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी अगर आप देखें, पिछली क्लोजिंग की अगर बात करें यूएस मार्केट्स में बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एसजीएक्स गुरुवार की क्लोजिंग से 100 अंक ऊपर है। हालांकि इस वक्त हम देख रहे हैं लाल निशान से हरे निशान की कोशिश लगातार करते हुए, लेकिन सेंटिमेंट्स जो है पॉजिटिव ऑन दी होल यहाँ पर अमेरिकी बाजार और साथ ही एशियाई बाजार। हांगकांग के बाजार में आज छुट्टी है, तो इस पर भी नजर रखें। अब आने लगे हैं क्वार्टरली अपडेट्स, क्योंकि नतीजों के सीजन की हो चुकी है शुरुआत। पिछले हफ्ते भी कुछ क्वार्टरली अपडेट्स आए जो कि मच अवेटेड थे, और इस हफ्ते जो क्वार्टरली अपडेट्स आए, जेएलआर, टाइटन, अडानी, विल्मर, अच्छे पॉजिटिव क्वार्टरली अपडेट्स आने के चलते ये सारे के सारे स्टॉक्स आज नजर में रहेंगे। गैस शेयरों पर खास रखें नजर, क्योंकि सीएनजी पीएनजी सस्ते हुए हैं, और वहीं मारुति की अगर बात करें एसयूवीज में 25% मार्केट शेयर का लक्ष्य यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। खासतौर से मारुति और साथ ही टाटा मोटर्स दोनों स्टॉक्स पर आज आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि तो चौथी तिमाही में टाटा मोटर्स की जेएलआर बिक्री जो है वो 30% बढ़ी है। खासतौर से अगर आप देखें ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर टाटा मोटर्स का स्टॉक आता हुआ दिखा, और मारुति में भी, क्योंकि एसयूवी में मार्केट शेयर का लक्ष्य बढ़ाने की खबर आ रही है, तो इसके चलते ऑटो पैक खासतौर से नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें ग्लोबल सेंटिमेंट्स के साथ साथ अहम ट्रिगर्स और साथ ही ट्रेडर स्क्रीन की तस्वीर को यहां पर अगर देखा जाए, रेजिस्टेंस 17,800 17,850 निफ्टी में, सपोर्ट 17,500 17,400। ध्यान रखिए यही लेवल्स थे जिसकी लगातार बातचीत हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे। इन लेवल्स को रिस्पेक्ट भी किया मार्केट ने, और इस वक्त भी सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे ही बनते हुए। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस 41,200 से 41,500 के, सपोर्ट 41,000 से 40,800 तक के मानकर आप चल सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे एफआईएल्स की खरीदारी के बीच डीआईएस की बिकवाली के सेंटिमेंट्स देखने को मिले, तो इस पर खासतौर से नजर रखनी है। और डिम्पी इनफैक्ट एफएनओ की पोजीशनिंग पर एक बार आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि लगातार अगर देखें जिस तरह से एफआईएस का क्वांटम भले ही छोटा हो, खरीदारी के आंकड़े हैं, इसके सामने घरेलू संस्थागत निवेशक भले ही बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन फ्राइडे हॉलिडे के एडजस्टमेंट को तो डाइजेस्ट किया होगा मार्केट ने। हाँ बिल्कुल डाइजेस्ट हुआ है, और आज थोड़ा बहुत और हो जाएगा, क्योंकि 50-60 पॉइंट आप फ्यूचर्स के हिसाब से और स्पॉट के हिसाब से 125 पॉइंट की एडजस्टमेंट्स है जो निफ्टी के अंदर हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्राइडे हॉलिडे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें मानसी, हालांकि अपने विंडो में बहुत ही खूबसूरती से बता दिए कि 4-5 चीज़ें आज की कौन सी इंपॉर्टेंस रहने वाली हैं, लेकिन डाटा की भी अपनी वैल्यू है। तो यही डाटा मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एफआईज का डाटा। इसमें आपने देखा होगा इंडेक्स ऑप्शन से 5,000 करोड़ माइनस हुआ है, बट कैश में प्लस हुआ है। ये जब तक कैश में प्लस इंडेक्स ऑप्शन में माइनस होगा ना, मार्केट के अंदर कोई रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा, मार्केट आपको थोड़ा साइडवेज कर देगा, क्योंकि इंजन 2-3 एक साथ फायर होने चाहिए तब मार्केट अपनी रेंज का ब्रेकआउट करता है। लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा हमने आपको तीनों चीजें नोटिस करवाई थी कि फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, कैश के अंदर, तीनों के अंदर बाइंग हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। ये आप नंबर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब मैं सीधा सीधा निफ्टी के नंबर्स में भी आता हूं। देखिए निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट वो बहुत ही हल्के हाथ से हुई है। 0.46% का ओपन इंटरेस्ट घटा है सिर्फ। इसका मतलब शॉर्ट्स बेहद कम कवर हुए हैं। मार्केट के अंदर थोड़ा सा और शॉर्ट कवरिंग की जरूरत है, या फिर 17,600 के ऊपर आज गैप जैसे आपको मिलेगा। अगर ये मेंटेन हो जाता है तो आप बिलीव कीजिएगा 17,800 ना केवल आप 1-2 दिन में हो सकता है, आज में भी देख लें आप। तो इसलिए आज का गैप मार्केट को सिर्फ मेंटेन कर रहा है, ये मार्केट की आज की मेहनत है कुल मिला के। आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग के बाद ताजा खरीदारी करना शुरू कर दिया है। अगर आप उसका डाटा देखेंगे तो वहां पे +3% का ओवाई चेंज आपको दिखेगा। दैट मींस जहां पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट को अपने 41,000 को बचाना है। आज गैप मिलेगा,
पूरी प्रोसेस, पूरी जान लगा दे मार्केट आज, अगर 41,000 बच जाता है तो अपनी पोजीशंस को काटना मत, थोड़ा और चलेगा बाजार अभी। तो ये मैं आपके सामने सिर्फ डाटा के बेसिस पर रख रहा हूं। आते प्रीमियम से, प्रीमियम हाई बना हुआ है इसका भी, जो कि कम नहीं है, 150 160 पॉइंट का। पीसीआर के हिसाब से पुट कॉल रेशियो ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, बैंक निफ्टी तो 1 के ऊपर है बकायदा। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 5% टूटने के बाद 11.5 पे आ गया है। मैं एक चीज आपको वॉलेटिलिटी पे जरूर नोटिस कराऊंगा कि विक्स कम हो गया है। अब आप बड़े मूव के लिए तैयार ना हो, अब आपको जो भी होना है 100-150 पॉइंट के मूवमेंट के लिए तैयार होना होगा। अब 400 पॉइंट 300 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आएगा जब तक कोई बड़ी खबर मार्केट के अंदर नहीं आएगी। ये विक्स आपको इंडिकेट कर रहा है। रही बात लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिटेल्स ने क्या किया, एफआईज ने क्या किया, देखिए रिटेल ने भी फ्यूचर्स को खरीदा है और एफआईज ने भी फ्यूचर्स को खरीदा है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है कि 17,400-500 वाली रेंज अब जल्दी जल्दी मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। ये बड़ी मेहनत से यहाँ पे लेके आया। आप खुद से देखिए ना, अगर आप 10 दिन पढ़ाई कर लें, इतनी मेहनत कर लें और उसके बाद एकाएक आपका रिजल्ट आ जाए फेल, तो आपका दिल कितना टूटेगा। ऐसे ट्रेडर्स का दिल टूट जाएगा अगर 17,500 मार्केट ने नीचे क्लोज किया तो। इस चीज को आप बस बिल्कुल गौर फरमाइएगा। दूसरा आ जाते हैं आपकी होल्डिंग्स कितनी है। एफआईज की होल्डिंग करीब 18% लॉन्ग है और रिटेल की होल्डिंग करीब 58% लॉन्ग है। ये खराब होल्डिंग्स नहीं है, ठीक ठाक होल्डिंग है। ऑप्शंस का डाटा जो बैंक निफ्टी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे, उसके हिसाब से 17,500, बैंक निफ्टी के लिए 41,000 अहम सपोर्ट एरिया है। ये कुछ एक एफ&ओ का डाटा है जो हमने आपके सामने रखा। मानसी, पढ़ाई और मेहनत की बात कर रहे हैं आप, सुबह सुबह आपकी पढ़ाई और मेहनत जो है यहाँ पर एफ&ओ के डेटा के तौर पर हम देख ही रहे हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पर सेंटिमेंट्स जो हैं वो इस वक्त आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। और दिन की शुरुआत, सेशन की शुरुआत करने से ठीक पहले देखिए 10 मिनट में आपने ग्लोबल सेंटिमेंट्स प्रियंका से समझे, साथ ही भारतीय बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या है, एफ&ओ की पोजिशनिंग क्या है, ये जाना। और ये सारा का सारा डेटा, ये सारा का सारा पैच जो है आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इसके ठीक बाद हम दिन की शुरुआत या स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रशांत सावंत है और हेमेन कपाड़िया है टेक्निकल पैनल पर। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार के लिए इन स्थिति में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल जेंटलमैन। प्रशांत, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें बाजार के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। घरेलू मार्केट्स की अगर बात करें, 17,500 के लेवल्स को वॉच आउट करना होगा आज और 41,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी पर वॉच आउट करने होंगे। अहम सपोर्ट के तौर पर ये काम करें। माना कि ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन पिछले हफ्ते छुट्टियां ज्यादा थी, इस हफ्ते एक ही छुट्टी है शुक्रवार की। कैसे बनाई जाए सोमवार के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत से पहले स्ट्रैटेजी? जी मानसी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। प्रियंका, डिम्पी, गुड मॉर्निंग एंड सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट। तो सबसे पहली बात, अगर हम निफ्टी को देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रही थी और हम चैनल के बिल्कुल ऊपरी लेवल पे आ चुके हैं। तो अब मैं ये कहूंगा कि जिनके पास लॉन्ग्स हो, जो मैंने गुरुवार को लेवल दिया था कि फ्यूचर्स में 17,525 ये एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, यानी ये लेवल जब तक इंटैक्ट है आप अपने लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हो। अगर हम 17,525 के नीचे क्लोज हो जाए, टच एंड गो नहीं, अगर क्लोज हो जाए और फॉलो थ्रू मिल जाए तो शायद मैं कहूंगा कि फिर से मार्केट एक बेयर ग्रिप में जाएगा। तो आपके पास जो भी पोजिशनल लॉन्ग्स है उसके लिए फ्यूचर्स में निफ्टी में 17,525 मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसी के साथ जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अब देखें तो हम जो शुक्रवार को क्लोज हुए थे करीबन 17,650 के आसपास फ्यूचर्स में हुए थे, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो पोजिशनल है वो उसी को रखें, करीबन 100 पॉइंट आप रख सकते हो। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 17,580 इस लेवल पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ट्रिगर हो जाए तो आप लॉन्ग से एग्जिट होके वेट कीजिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बट जब तक 17,525 इंटैक्ट है सिर्फ तभी तक। अगर ये ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली, जैसे मैंने गुरुवार को भी कहा था, मैं 17,525 के नीचे अगर फ्यूचर्स क्लोज होते हैं तो एक शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर करूंगा जहां मेरा स्टॉप लॉस होगा 17,700, जो जस्ट ऊपर 17,710 के आसपास, यानी करीबन मैं एक 160-170 पॉइंट्स के रिस्क रखूंगा। टारगेट मेरा होगा सीधा 17,040 का, यानी ऑलमोस्ट मैं 350-400 पॉइंट का रिवॉर्ड देख रहा हूँ। बट जैसे मैंने कहा ये कंडीशनल सेल ही होगा 17,525 के नीचे क्लोज होने पे। और इसी के सामने जब मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो हम करीबन 41,200 के आसपास क्लोज हुए फ्यूचर्स में। तो यहाँ पे जो अहम सपोर्ट डाउन साइड पे होना चाहिए वो होना चाहिए 40,960, 40,960, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जहां तक पोजिशनल लॉन्ग्स की बात है तो 40,800 आपके लिए मेक और ब्रेक होगा। मुझे लग रहा है जैसे डिप्टी ने कहा कि ये जो विक्स की क्लोजिंग हुई है ये अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 1.5 से 2 सालों की लोवेस्ट क्लोजिंग है। और क्योंकि ये वीकली क्लोजिंग भी थी तो इसको डेली वीकली जो भी क्लोजिंग आप मान के चलो, बट ये लोवेस्ट क्लोज हुआ है। तो मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा जब तक
जब कि वीक्स ना बढ़े, वोलेटिलिटी ना बढ़े, और उसके लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा, या तो जैसे मैंने लेवल्स कहा 17,525 का ब्रेक होना जरूरी होगा, या फिर ऊपरी लेवल्स पे जहां बेझिझक लॉन्ग जा सकते हो, वो चैनल के ऊपर, क्लोज के ऊपर, यानी 17,820, ये जो फ्यूचर्स में लेवल है इसके ऊपर आप क्लोज हो जाओ, तो मुझे लग रहा है हम बहुत दिनों बाद उस चैनल से बाहर आएंगे, और शायद हम उसके बाद एक थोड़ी अपवर्ड मूव 150-200 पॉइंट की देख सकते हैं। तो दोनों ही लेवल्स इंटैक्ट होंगे, तब तक आप रेंज बाउंड रहोगे। आप रेंज बाउंड रहेंगे और ऑप्शन सेलर्स के लिए शायद हो सकता है एक अच्छा दिन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में अब हमारे साथ निकुंज डालमिया भी बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो अब इस वक्त मार्केट्स पर क्या रीडिंग रख रहे हैं। मॉर्निंग निकुंज, गुड टू हैव यू बैक। मार्केट्स लास्ट वीक भी हमने 2 दिन देखे, दोनों इंडियन मार्केट्स लुक्स लाइक अ रेंज बाउंड, एट द सेम टाइम ग्लोबल सिनेरियोज जो है, चाहे आप यूएस जॉब डेटा आया हो, हालांकि एनुअल इंक्रीज जो है वो स्लोएस्ट जरूर है लेकिन बढ़ के तो आ रहा है। क्या इंडियन मार्केट्स की ये तेजी जो पिछले हफ्ते से हमें दिखनी शुरू हो गई है, क्या वो अब जारी रहेगी? कौन से बड़े सेक्टर्स आप बेट करेंगे, क्योंकि अच्छे बिजनेस अपडेट्स भी आ रहे हैं, ऑटो पैक में इतने अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं? शायद 8-10 दिन पहले हमने बात करी थी कि मार्केट में अब खरीदारी का समय आ गया है। Correct. और खरीदारी का जो समय था वो मुझे लगता है भी खत्म नहीं हुआ है। Okay. 3 कारण थे इंडिया जिसकी वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1 वैल्यूएशंस, आप महंगे थे, आप महंगे मार्केट थे, तो आप उसकी वजह से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस करेक्शन और टाइम वाइज कंसोलिडेशन के बाद अब वैल्यूएशंस महंगे नहीं हैं। सेकंड था इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जी आकर के एक प्रकार की स्टैंप लगा दी है कि उनको लगता है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुकी है, अदरवाइज थर्सडे की क्रेडिट पॉलिसी में रेट पक्का वो बढ़ा देते। इससे बड़ा एंडोर्समेंट मुझे नहीं लगता हमें और समझना चाहिए। हम एंडलेस आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि क्रूड का इम्पैक्ट क्या आएगा, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो क्रूड का अजम्पशन है वह भी आपको बता दिया है, तो क्रूड भी कंफर्टेबल जोन के अंदर है। तीसरा था फ्लोज इस समय इतने खराब नहीं है। पिछले साल एफआई फ्लोज काफ़ी ख़राब थे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एफआई फ्लोज काफ़ी ख़राब थे, मगर फ्लोज अब ठीक ठाक हो गए हैं, कम से कम बड़ी बिकवाली देखने को नहीं मिल रही है। तो जो 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से अब इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा था, मुझे लगता है फैक्टर्स इस समय एड्रेस हो रहे हैं, क्योंकि हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है मगर एक महत्वपूर्ण वीक है, स्पेशली बिकॉज बड़ी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यह वीक भी निफ्टी ज़्यादा डोमिनेट करेगा, खास करके आईटी कंपनीज। एक हफ्ते में टीसीएस और इन्फोसिस दोनों से आपको पता लगेगा कि FY24 कैसा जा सकता है, यूएस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, आउटसोर्सिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा, राजेश गोपीनाथन के बाद टीसीएस में क्या रणनीति रहेगी, इन्फोसिस में बड़ी एग्जिट्स हो चुकी हैं, उसके बाद इन्फोसिस में क्या बड़ी एग्जिट्स रहेंगी। तो इन दोनों कंपनियों के लिए जो फर्स्ट इंटरेक्शन रहेगा एनालिस्ट के साथ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। Okay. ठीक है निकुल सर, गुड मॉर्निंग। एक पॉइंट मेरे को और आपसे समझना था, ये जो आरबीआई का फैसला आया है, अब आरबीआई ने ये तो कहा है कि ठीक है हम इंटरेस्ट रेट को पोस्ट कर रहे हैं, बट ये भी कहा है कि हमारा भी काम पूरा नहीं हुआ, हम कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। सर इसको मार्केट कैसे रीड करेगा? इससे डरना चाहिए कि इसको एंजॉय करना चाहिए? देखिए, फैसला लेने, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी फैसला ले लेगा तो उसका डेटा या उसकी धारणा या फिर बेसिस क्या होगा। सेंट्रल बैंकर्स हमेशा डेटा डिपेंडेंट रहते हैं, वह अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं, वह उजाले को देख करके फिर वह आगे की रणनीति बनाते हैं। तो ऐसा डेटा क्या हो सकता है? यूएस मैक्रो डेटा या फिर कमोडिटी डेटा। देखिए डिम्पी, 2 प्रकार की इन्फ्लेशन होती है। एक होती है ग्लोबल इन्फ्लेशन जो हमारे हाथ में नहीं है, सेकंड होती है लोकल इन्फ्लेशन। लोकल इन्फ्लेशन के लिए कई फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल डेफिसिट होता है, ट्विन डेफिसिट होता है, अर्निंग्स होती हैं, आपके लोकल फैक्टर्स होते हैं। मुझे लगता है कि जो लोकल फैक्टर्स हैं इस समय इतने ख़राब नहीं लग रहे हैं। जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर लोकल फैक्टर्स ठीक हैं और ग्लोबल फैक्टर्स ख़राब होते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है कि अपना रुख बदले, मगर अभी जो ग्लोबल फैक्टर्स हमें लग रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ में आ रहे हैं, वह समझ में यही आ रहा है कि इस समय ग्लोबल ग्रोथ में धीमापन आ रहा है, डिमांड कम हो रही है, और जब ऐसा होता है तो इन्फ्लेशन हमेशा नीचे आती है। हमने देखा थर्सडे को मार्केट में एक प्रकार का उछाल आया था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबको सरप्राइज करा, एक पॉज बटन ब्याज दर नहीं बढ़ा करके। तो पहला मूव मेरे हिसाब से बैंक्स में आ चुका है, खास करके होलसेल फेसिंग बैंक्स। अब जो सेकंड मूव है मुझे लगता है कि एनबीएफसीज में आएगा, खास करके होलसेल फेसिंग एनबीएफसीज, बिकॉज अगर ब्याज दर रुक जाती हैं तो एनबीएफसीज हमेशा आउट परफॉर्म करती हैं। राइजिंग इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के अंदर PSU बैंक्स और होलसेल बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं, और जब ग्रोथ ठीक ठाक रहती है और इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाते हैं तो हमेशा NBFCs आउट परफॉर्म करती हैं। एब्सोल्युटली। निकुंज, गुड मॉर्निंग। मारुति और टाटा मोटर्स पर आपका नजरिया क्या है, क्योंकि दोनों से जुड़ी खबरें आ रही है। मारुति का ये कहना है कि SUV सेगमेंट में 25% मार्केट शेयर का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। टाटा मोटर्स की JLR बिक्री 30% की बढ़ा, तो ब्रोकरेजेस भी पॉजिटिव नजर आए। दोनों को कैसे कंपेयर किया जाए? नहीं, अब JLR को लेकर के सब ब्रोकरेजेस कन्विंस हो रही हैं कि JLR जो एक प्रकार का बड़ा व्हील था टाटा मोटर्स के लिए, जो उल्टी दिशा में चल रहा था, वो शायद अब सही दिशा में चलेगा। 70% जो बिजनेस आता है टाटा मोटर्स का, वो JLR के थ्रू आता है। टाटा मोटर्स के 3 बड़े सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 पैसेंजर, जिसके अंदर उनका मार्केट शेयर अब 10% हो चुका है। सेकेंड CV, जो कि एक प्रकार के अप ट्रेंड के अंदर है। और तीसरा JLR का बिजनेस। JLR के बिजनेस को लेकर के अभी भी समस्याएं हैं, कभी डिमांड को लेकर के, कभी मार्जिन्स को लेकर के। मगर अब ये बात तो साफ हो रही है कि मार्जिन्स हैव बॉटम्ड आउट एंड डिमांड को लेकर जो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम थी वह सॉल्व हो रही है। JLR की प्रोडक्ट की डिमांड में कमी नहीं है, वहाँ पर सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस की प्रॉब्लम है, और सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है जो मुझे लग रहा है ठीक हो रहा है। टाटा मोटर्स में इस साल काफ़ी न्यूज़ रहेगी। टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि वे अपनी सब्सिडरी को पब्लिक लेकर जाएंगे। कुछ हफ्तों पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट करी थी कि वह अपने EV बिजनेस के अंदर एक और प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के टाटा मोटर्स में जिस प्रकार हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में पिछले साल न्यूज़ फ्लो देखा था, हो सकता है इस साल टाटा मोटर्स में रहे। तो इस साल कई सारे न्यूज़ फ्लो टाटा मोटर्स, इस पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया निकुंज सारे एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये तो ब्रॉड पॉइंट्स हुए बाजार के लिए, लेकिन अब आज के टेक्निकल लेवल्स हेमेन कपाडिया क्या देख रहे हैं, उनके हिसाब से आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस करनी चाहिए। हेमेन, मॉर्निंग। आपको क्या लग रहा है, आप भी एक रेंज बाउंड सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे में क्या होने चाहिए, किन लेवल्स के ऊपर आप तेजी करना चाहेंगे और किन लेवल्स को वॉच आउट करना चाहेंगे अगर कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी हो तो? गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू फॉर रेंज बाउंड। यस, अब मुझे भी लगता है मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड होना चाहिए, लेकिन बायस हल्का सा नेगेटिव आने की उम्मीद है प्रियंका, क्योंकि 17613 रेजिस्टेंस लेवल है, और 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे प्रियंका तो थोड़ी वीकनेस, मतलब क्रॉसओवर सेल्स आए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा रनअप है, लेकिन एक मार्केट को एक ब्रीदर लेने की ज़रूरत है। आई थिंक वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अगर आज 17603 के 613 के ऊपर बंद नहीं होता है प्रियंका, तो एक 80 to 150 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, और कॉरस्पॉन्डिंगली बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। 1 सेकेंड अगर शॉर्ट करना है तो आई थिंक बहुत ही निम्बल रहना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली जो अंडर करंट है वो तो पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक हल्के से नेगेटिव बायस की रेंज बाउंड ट्रेडिंग होनी चाहिए। तो अगर डाई हार्ड ट्रेडर्स हैं तो मुझे लग रहा है जो ओपनिंग के बाद जो हाई बनता है वो उसकी स्टॉप और थोड़ी कूल ऑफ होती है, उसके स्टॉप लॉस इंट्राडे हाई के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों, बिकॉज सेटअप दोनों सेम है। लेकिन बैंक निफ्टी में और अगर कंपेयर करें निफ्टी की तुलना में तो बैंक निफ्टी में हल्की सी वीकनेस ज़्यादा है प्रियंका। क्या तो बैंक निफ्टी में हल्की सी आपको वीकनेस ज़रा दिख रही है, और बैंक निफ्टी ये बात प्रूव भी कर चुका है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की बदौलत, कुछ हद तक लॉन्ग की बदौलत ना ओपन इंटरेस्ट कम कर चुका है। हल्का है मार्केट, कोई छोटा सा भी ब्लिप आया ना तो बाजार को थोड़ा सा नीचे भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप अच्छा मूव लेके भी आए हुए हैं, ऑलमोस्ट करीब 1800 पॉइंट का बढ़त है आपके शॉर्ट कवरिंग की। खैर आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता है अगर इंडेक्स को रेंज में रहना है तो। प्रशांत जी, आपसे कर रहे हैं शुरुआत आज के स्टॉक से। जी डिम्पी जी, मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी रखना चाहूंगा। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मुझे लग रहा है मेटल्स में एक डिसेंट बेस बन रहा है और मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पिक मेरा होगा हिंडाल्को। मेरा स्टॉप लॉस होगा 397 क्लोजिंग बेसिस, टारगेट मेरा होगा 419 का 419। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक कंडीशनल बाय BEL में 101.5 स्पॉट के ऊपर ही मैं बाय करना चाहूंगा, और स्टॉप लॉस रखूंगा 98.5। मेरा टारगेट होगा 107 से लेके 109 का, तो 101.5 के ऊपर मुझे लग रहा है इस हफ्ते में अगर ये ट्रिगर हो जाए तो डेफिनेटली ये मेरे बाय लिस्ट में जाएगा। और जो थर्ड पिक होगी वो होगी IGL। यहाँ पे मैं स्टॉप रखूंगा 450 के जस्ट नीचे 448 449, और मेरा टारगेट होगा 490 का।
कॉल्स, एक एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल पैक से जुड़ी हिंडाल्को, साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर भी फोकस है प्रशांत का। खरीदारी की कॉल्स इस वक्त आती हुई। हिमेन, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आपकी तरफ से भी क्या सारे के सारे ट्रेडिंग आइडियाज बाय साइड के होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। बाय कॉल है लेकिन पोजिशनल है, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा 1-2 दिन रुक सकता है, तो इंट्राडे कॉल नहीं है, पोजिशनल बाय कॉल है मानसी। पहला स्टॉक है अंबुजा। आई थिंक हल्का सा राउंडिंग बॉटम किया है, ओवरसोल्ड में से रिकवरी दे रहा है। मैकेनिकल इंडिकेटर डेली चार्ट पे सब बाय में आ चुके हैं और बाउंस है, जो बाउंस और सुधरने की उम्मीद है। 363 के आसपास, सॉरी 383 के आसपास का क्लोजिंग है, तो कॉल रहेगा। 380 के आसपास की एंट्री, 365 का स्टॉप लॉस और 410 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा कॉल रहेगा अतुल लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, अच्छा बेस बनाया है अतुल ने यहाँ से, और अभी यहाँ से सुधरने के मूड में है, लुक्स वेरी पॉजिटिव। तो अतुल 7000 के आसपास की एंट्री, 30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस, सॉरी एंट्री रहेगी। 7000 के आसपास की एंट्री, 6850 का स्टॉप लॉस और 7300 का टारगेट। ये थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट है, मुझे लग रहा है ओवरशूट कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। हाँ। सो अंबुजा और साथ ही अतुल लिमिटेड में कई सारी बल्क भी लगी थर्सडे को। ठीक है, ये 2 स्टॉक्स बाय स्टॉक्स रडार पर रहेंगे, हिमेन के और प्रशांत की भी बाय कॉल्स है। लेकिन 3 बड़े सेगमेंट्स जो आपको आज नजर रखनी चाहिए, त्रिमूर्ति शेयर में शरद कंपाइल करके लाया हमारे लिए, उनसे समझते हैं। शरद बताएं। मॉर्निंग जी बिल्कुल, फोकस में सबसे पहले रहेगा रिलायंस, और यहाँ पे जो उनकी आर्म है रिलायंस रिटेल की, वो जो है अभी बातचीत चल रही है उनको बोवंटो के साथ, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स करेंगे। अब याद रखिए बोवंटो एक साउथ की बहुत बड़ी कंपनी है जो कोला को प्रोडक्शन करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और याद रखिए ऑलरेडी एक एग्रेशन जो है कोला मार्केट्स में देखने मिला है, क्योंकि प्राइस रिडक्शन जो है रिलायंस की तरफ से देखने मिल रही है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि लास्ट ईयर कैंपा कोला का ब्रांड को एक्वायर किया गया था प्योर ड्रिंक से, और अगर इस साल देखिए शुरुआत में जो है लगभग 50% स्टेक जो है सोसियो हजूरी बेवरेजेस में भी लिया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टोरी है रिटेल सेगमेंट के लिए, रिलायंस के लिए। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स, और यहाँ पे जो है उनकी होली ओन्ड आर्म्ड है जो बिरला एस्टेट से अब वो फोरे करने वाली है नए इंडस्ट्री में, वो है पुणे में। अब उधर पे जो है आपका रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पे फोकस करने वाली है, और एक लैंड पार्सल की जो है एक्विजिशन ही है। अब ये लैंड पार्सल जो बेचा है वो एक लिस्टेड कंपनी सुदर्शन केमिकल ही है, और ओवरऑल देखा जाए तो लगभग ये आप कह सकते हैं 15 लाख स्क्वायर फीट का एक टोटल लैंड है, और इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है कंपनी कह रही है वो लगभग 2500 करोड़ का है। तो इस पे भी ज़रूर आप फोकस रखिएगा। और तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा लेमन ट्री होटल्स। यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने अपनी स्टेक को जो है घटाया है, 3.23% से 3% कर दिया गया है, और अप्रैल 5 को लगभग 18 लाख शेयर्स की ओपन मार्केट में बिकवाली हुई है। ठीक है, 3 अहम खबरें हैं जिसमें रिलायंस जैसा बड़ा दिग्गज प्लेयर भी है, होटल इंडस्ट्री का शेयर है लेमन ट्री, जिसपे जेपी मॉर्गन ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया। इन सभी शेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिलायंस को लेकर एक और बज़ भी चल रही है मार्केट में, जब फंडामेंटल एनालिस्ट जुड़ेंगे तब उनसे उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि Q4 के अपडेट्स आ रहे हैं, ये अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानने समझने, तो पूजा हमारे साथ जुड़ रही है। उन्होंने सारे अपडेट्स को करीब करीब कंपाइल कर लिया आपके लिए, वो बता रहे हैं। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं जरा अपडेट्स। जी, टाटा मोटर्स से पहले शुरुआत करेंगे, और यहाँ पर कंपनी ने JLR के नंबर आए हैं चौथी तिमाही के, जिसमें कि चिप सप्लाई अब शुरू हो चुकी है और वहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली है। इस वजह से हमने देखा कि JLR की बिक्री में बढ़त हुई है। रिटेल बिक्री 30% की इस बार कंपनी ने घोषित की, तो काफ़ी अच्छे तिमाही अपडेट आए हैं। और इसके अलावा फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी का वो 800 मिलियन पाउंड पहुँचने का अनुमान है 4th क्वार्टर में, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आया है। टाइटन की बात करें तो यहाँ पर भी अपडेट काफ़ी अच्छे हैं। सारे ही इनके जो अहम कारोबार है वहाँ पर डबल डिजिट बिजनेस ग्रोथ देखने को मिली है, और आय में करीब 25% की ग्रोथ कंपनी ने घोषित की है। और वॉच एंड वेयरेबल्स और इमर्जिंग बिजनेसेस में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ज्वेलरी डिवीजन में करीब 23% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। अदानी विल्मर पर आए तो यहाँ पर भी स्टैंड अलोन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो वहाँ पर भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। एडिबल ऑयल में फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ है, और इसके अलावा पैकेज्ड ऑयल और स्टेपल फूड्स में इनका मानना है कि आगे आने वाले समय में डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। तो कुछ मिले जुले नंबर्स हैं अदानी विल्मर के। वहीं शोभा की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। अपने कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स घोषित किए, जिसमें कि 32% की
बढ़त देखने को मिली है और एवरेज प्राइस रियलाइजेशन जो है वहाँ पर भी तिमाही दर तिमाही 2.5% की सुधार देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर बात करें तो जितने भी अपडेट्स आए हैं सभी पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया क्वार्टरली अपडेट्स का सारा लेखा जोखा हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली टाइटन, अडानी, विल्मर, सोभा लिमिटेड और टाटा मोटर्स इनके क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। एक अपडेट यहाँ पर आते हुए दिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट कंपनियों के सारे स्ट्रॉन्ग अपडेट्स हैं। आपको याद होगा 5 अप्रैल को भी क्वार्टरली अपडेट्स का सेट आया था और वो अपडेट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आए थे। नतीजों से ठीक पहले क्वार्टरली अपडेट्स और इन अपडेट्स पर अब विस्तार से आगे बातचीत होगी। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर फंडामेंटल पैनल पर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। शुरुआत क्वार्टरली अपडेट से ही करना चाहूंगी और शुरुआत में HDFC ट्विंस पर आपका नजरिया, क्योंकि पिछले हफ्ते HDFC ट्विंस के क्वार्टरली अपडेट्स आए थे और ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि इसी हफ्ते HDFC बैंक्स के नतीजे भी आने वाले हैं। HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट काफी स्ट्रॉन्ग थे, इनके एडवांस ग्रोथ ऑलमोस्ट 17% देखने को मिले। वहीं डिपॉजिट आउटपेस जो है लोन ग्रोथ का काफी अच्छा दिखा। वहीं HDFC स्टेबल अपडेट जरूर नजर आए, लेकिन पिछले हफ्ते की चाल अगर देखें HDFC ट्विंस ने बाजार को संभालने का ही काम किया है। कैसे देख रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स को इवन बिफोर द रिजल्ट्स? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए HDFC बैंक के नंबर्स हमको लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे, क्योंकि जैसे उनके बिजनेस अपडेट में कहा है कि एडवांसेस ग्रोथ एज वेल एज डिसबर्समेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जैसे हमने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि क्रेडिट ग्रोथ 14-15% एवरेज हो रहा है। इसका मतलब है कि HDFC बैंक अपनी बैलेंस शीट कम से कम 18-20% ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है। सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी वापस आ चुका है, रिटेल डिमांड तो वैसे भी स्ट्रांग है, इनकी एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है और मार्केट्स अभी मैनेजमेंट से उम्मीद करेगा कि मर्जर के ऊपर क्या स्टेटस है, क्योंकि सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो होपफुली आने वाले क्वार्टर्स में मार्केट देखेगी कि कभी कंसोलिडेटेड नंबर्स HDFC बैंक और HDFC के साथ में इकट्ठा प्रेजेंट हो। तो ये मेरे ख्याल से स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ा ट्रिगर होगा जो मैनेजमेंट कमेंट्री से हमको सुनने को मिलेगा। बट ओवरऑल आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि अगर आपको बाजार में ये निचले लेवल पे मिलता है तो इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो चलिए बड़े बिजनेस अपडेट्स जो आए, नंबर्स भी हैं HDFC बैंक के इसी हफ्ते, तो अब अर्निंग सीजन से भी आपको ट्रिगर्स, हालांकि जो बैंक्स के जो अपडेट्स आ रहे हैं, Q4 अपडेट्स आ रहे हैं, उससे तो एक बार आपको वाइब आ रही है कि बैंक्स के नंबर्स अच्छे होंगे। ऑटो पैक के सेल्स फिगर स्ट्रॉन्ग आ रही हैं, वहाँ से भी अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे में मोमेंटम जो है इन स्पेसिस में है या फिर ओवरऑल सारे सेक्टर्स चल रहे हैं? कुणाल बोथरा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं आज वो किन स्टॉक्स पर बेट कर रहे हैं। कुणाल, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू जो फ्री कैश फ्लो भी आप देख रहे थे, टाटा मोटर्स पे एक बड़ी मूव आ सकती है आज, पहला सवाल। दूसरा, आप दूसरी बेट्स क्या ले रहे हैं? एक रेंज बाउंड सेशन हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद आज देखने को मिल सकता है। तो मेरे अनुमान से रेंज बाउंड शायद नहीं होगा। हो सकता है कि शायद फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डाउन या फिर एक मार्जिनल पॉज हो सकता है इंडेक्स पे, बट सेकंड हाफ में मेरा मानना है कि एक अच्छा पिकअप आ सकता है मार्केट्स में, बिकॉज जो 17,700 का रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करके बिकॉज मार्केट ब्रेथ काफ़ी इंप्रूव होते जा रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट्स या इंडेक्सेस जल्दी क्रॉस करना चाहेगा। तो मेरा मानना है कि शायद पॉसिबल है कि आज या कल में एक अच्छा मूव आ सकता है इंडेक्सेस में और 17,700 का लेवल्स हम क्रॉस कर ले। लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स की जो ये जो पूरी रैली थी लास्ट 1 से 1.5 हफ्ते की, इसमें पहले तो शॉर्ट कवरिंग आ चुका था RBI पॉलिसी के जस्ट एक दिन पहले हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में करीबन 30-50% की OI रिडक्शन हो चुकी थी। उसके बाद हमें एक मार्जिनल ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखा था। तो ये मेरा मानना है कि 2 स्टैंड्स में रैली हो चुकी है, पहली शॉर्ट कवरिंग मेजर हो चुकी है और लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन हो चुका है। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट ब्रेथ ओपन अप हो चुका है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम जल्दी 17,700 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेंगे। ओके, ठीक है। सो ये तो आपका एक व्यू रहा इंडेक्स पर। स्टॉक्स क्या होंगे आज के? तो 2 बाय कॉल मैं सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स पे रहेगा। बजाज ऑटो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। 4,100 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक भी इस पे बुलिश कॉल दिया था। टारगेट्स मेंटेन रखूंगा, स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा अपसाइड पे 3980 का। और सेकंड स्टॉक है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है, वो है DLF। स्विंग ब्रेकआउट, कंफर्मेशन ऑफ मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, इंडिकेटर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वॉल्यूम्स में बहुत अच्छे मूव आ चुके हैं DLF में। तो ये भी मेरा मानना है कि एक 400 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। तो टारगेट रख सकते हैं 400 का, स्टॉप लॉस 370। ठीक है, DLF भी एक कुणाल का व्यू पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और रियल एस्टेट काउंटर आपको मालूम है, अगर इन्फ्लोस की बात बोले ना तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लोस
अब जो लास्ट क्वार्टर गया है इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज अगर किसी सेगमेंट में आए हैं वो है रियल एस्टेट। DLF उसी का एक एग्जांपल है, सबसे बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, फ्यूचर्स भी अवेलेबल है इसके। बहुत शुक्रिया कुणाल, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी हमको आज देने के लिए। दूसरी अहम खबर जिसका इम्पैक्ट आज मार्केट के अंदर आना है, खबर 3 दिन पुरानी है, वो है CNG और PNG के दाम घट जाना। किरीट पारिख ने रिपोर्ट लागू होगी, कैबिनेट का अप्रूवल आ गया, उसके बाद CNG PNG के 4 बड़ी कंपनी ने दाम तक घटा दिए हैं। मेरे साथ सौमित जुड़ रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे और खुद किरीट पारिख जिनकी रिपोर्ट सामने रखी गई वो भी हमारे साथ होंगे। पहले सौमित से जरा समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है, कितने दाम कम हुए, इसकी वजह क्या बनी। सौमित बताएं आप। तो पहले क्या होता था कि गैस प्राइसेस था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में डिसाइड होता था और एवरी 6 मंथ चेंज होता था, बट अब से एवरी मंथ चेंज होगा और जो गैस प्राइसिंग डिसाइड करने का तरीका है वो काफ़ी सिंपल है। लास्ट 1 मंथ का जो इंडियन क्रूड बास्केट का एवरेज प्राइस होगा उसका 10% गैस प्राइसेस होगा। मतलब अगर लास्ट 10 मंथ में $80 प्रति बैरल का एवरेज क्रूड प्राइसेस था, मतलब गैस प्राइसेस होगा $8 पर MMBTU। अब ये गैस प्राइसेस पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा APM गैस प्राइसेस के लिए, जो कि नॉर्मल फील्ड्स के गैस प्राइसेस है, बट ONGC और ऑयल इंडिया के जो नॉमिनेटेड फील्ड से गैस आते हैं उसके लिए एक फ्लो प्राइस डिसाइड किया गया है $4 का और सीलिंग प्राइस डिसाइड किया गया है $6.5 पर MMBTU का, और बाकी नॉर्मल गैस प्राइसेस के लिए 10% ऑफ इंडियन क्रूड बास्केट है। अभी जो सीलिंग प्राइस और फ्लो प्राइस डिसाइड किया गया है वो अगले 2 साल के लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि FY24 FY25 है, और उसके बाद जो सीलिंग प्राइस है वो $0.25 पर MMBTU से बढ़ेगा एवरी ईयर। और जो नए फील्ड्स है उसके लिए 20% गैस प्रीमियम प्राइसेस जो है वो प्रीमियम पे होंगे APM गैस प्राइसेस के सामने, और जो डिफिकल्ट गैस फील्ड्स है उनके प्राइसिंग मेथोडोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो गैस प्राइसेस के फील्ड्स के गैस प्राइसेस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब जो भी है गैस प्राइसिंग नॉर्म्स आया है इससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके लिए जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, $6.5 हो जाएगा। पहले ये प्राइस करीब $8.57 पर MMBTU के आसपास था, बट जो पूरा बेनिफिट है उन्होंने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया है, जिसके वजह से जो CNG और PNG का प्राइसिंग इकोनॉमिक्स है कंपीटिंग फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल और LPG के सामने वो और इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफटेक बढ़ सकता है और कन्वर्जन जो है कार के वो भी बढ़ सकते हैं आगे चल के। अब गेल के लिए अगर हम देखें तो लोअर गैस प्राइसेस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है ट्रांसमिशन और LPG बिजनेस का, और एनालिस्ट के हिसाब से अगर $1 पर MMBTU से गैस प्राइसेस कम हो जाते हैं तो गेल का जो EPS है वो करीब 1.5 to 2.5% से बढ़ सकता है। अब ONGC और ऑयल इंडिया जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव होगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो सारे एनालिस्ट काफ़ी बुलिश है इस न्यू गैस प्राइसिंग रेगुलेशंस को लेके। सौमित, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया आपका इस सारी की सारी डिटेल्स के लिए। तो क्लियरली गैस प्राइस डिसीजन मेथोडोलॉजी जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने की कोशिशों में एक और कदम यहाँ पर कैबिनेट ने किरीट पारिख कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दी है। इसका सीधा असर क्योंकि गैस सोर्सिंग कॉस्ट कम होगी तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर पड़ता दिखेगा। कैसे पड़ेगा इस पर विस्तार से होगी बात, लेकिन नेचुरल गैस के नए प्राइसिंग फॉर्मूले को मंजूरी के बाद हमसे पारिख कमेटी के चेयरमैन किरीट पारिख ने खास बातचीत की। आइए वो बातचीत आपको सुनाते हैं। डिफिकल्ट जो नॉन APM गैस वाले फील्ड है इससे तुड़े करीब 30% गैस हम डोमेस्टिकली इसमें आता है, और इसमें भी काफ़ी डिफरेंट अलग अलग तरीके के प्राइस वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैंने बताया ना, सब में सम फील्ड में से जो गैस आता है इसकी पर प्रॉफिट शेयरिंग है, अदर्स में कॉस्ट शेयरिंग है, और ऐसा है। बट जो फरवरी 2019 के बाद जिसको अलॉट किया है उसको टोटल फ्रीडम है, वो प्राइसिंग एंड मार्केटिंग का टोटल फ्रीडम है। तो ये प्राइसिंग एंड मार्केटिंग का टोटल फ्रीडम है, लेकिन अभी वो 2019 में ही गैस एलोकेट किया है, तो अभी तक उसको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। होपफुली आशा रखते हैं कि उनका प्रोडक्शन बढ़े और जो नए फील्ड्स आए वो सारे नए एक्सप्लोरर्स उसको भी मार्केटिंग प्राइसिंग फ्रीडम दिया जाए को, जिससे उनको भी प्राइसिंग और मार्केटिंग फ्रीडम मिले और इंसेंटिव रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस इंडिया में से निकालें। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ इस पूरे मैटर पर डिटेल्स। अब इस खबर का इम्पैक्ट भी समझते हैं डिफरेंट स्पेसेस पे। हमारे साथ प्रबल सैन है ICICI सिक्योरिटीज से, उनसे समझते हैं। प्रबल, गुड मॉर्निंग। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, तो इसको आप
कैसे रीड करेंगे इस न्यूज़ को? इम्पैक्ट फॉर CGD, इम्पैक्ट फॉर गेल और इम्पैक्ट फॉर ऑयल इंडिया या फिर रिलायंस ONGC जैसे काउंटर्स के लिए? सबसे पहले आई थिंक गेल पे अगर देखें तो उनका जो LPG सेगमेंट है जिसमें ये गैस ही ऑलमोस्ट जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है APM गैस ही उनको या प्रीवियस डोमेस्टिक गैस ही मिलती थी, तो उसमें ऑब्वियसली $2 का बेनिफिट काफ़ी मटेरियल होगा मेरे हिसाब से। मतलब रफ कट अगर मैं आपको बताऊं तो 400 से 450 करोड़ का उनका कॉस्ट सेविंग होना चाहिए, जो आई थिंक सौमित ने भी पहले जो मेंशन किया, विच ट्रांसलेट्स टू अबाउट 1% इम्पैक्ट ऑन द EPS। तो गेल के लिए तो काफ़ी LPG में सीधा मुनाफा होगा। और दूसरी तरफ से अगर देखें कि इस रिडक्शन की वजह से अगर गैस डिमांड बढ़ती है पर्टिकुलरली CGDs के एंड पे, तो वो ऑब्वियसली गेल के ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए इवेंचुअली। सो उस हिसाब से डेफिनेटली गेल के लिए पॉजिटिव है। CGD कंपनीज के लिए देखिए दो बेनिफिट हो सकते थे। एक तो कॉस्ट रिडक्शन है, अगर वो थोड़ा रिटेन करते तो उनको मार्जिन में भी बेनिफिट मिलता, लेकिन जो हमने देखा है IGL, MGL, अदानी और गेल गैस के भी डिसीजन से उसमें बहुत क्लियर है कि कॉस्ट की ये जो बेनिफिट मिली है वो पूरी तरह से कस्टमर को पास ऑन की है कंपनीज ने, बट उससे बेनिफिट ये होता है कि योर आपकी जो कंपेटिटिवनेस है अगेंस्ट पेट्रोल एंड डीजल, दैट हैज बीन मतलब वो काफी इंप्रूव हो इन द नियर टर्म, एंड दैट FY 24 और 25 में उसका फायदा इनको उनकी वॉल्यूम्स में मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से द वॉल्यूम शुड एक्चुअली बेनिफिट क्वाइट अ बिट, और मार्जिन्स में भी गिवन कि आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो मार्जिन्स मेंटेन करने में भी उनको आसानी होनी चाहिए। ये हो गई CGD की बात। तीसरा आपने आई थिंक अपस्ट्रीम में पूछा। अपस्ट्रीम में FY 25 में मेरे ख्याल से स्ट्रीट में थोड़े डाउनग्रेड्स आपको दिखेंगे, क्योंकि जो कमिटी की रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से प्राइस $7 की होनी चाहिए थी FY 25 में, क्योंकि किरित पारिक जी ने आई थिंक 50 सेंट्स पर MMBTU का इंक्रीमेंट रिकमेंड किया था एनुअली, लेकिन गवर्नमेंट ने यही प्राइस 2 साल के लिए फ्लैट रखा है। सो 25 में 50 सेंट का जो 1-2% का मिनिमल एक इम्पैक्ट है वो डाउनग्रेड हो सकता है। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि उनके नए प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया गया है, उनको 20% ज़्यादा प्राइस मिलेगी जो इस ये वाली प्राइस है फॉर द अगर वो डेवलपमेंट वेल या इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करते हैं, उसकी वजह से अगर उनका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ता है तो उसमें भी फायदा होना चाहिए। प्लस ये प्राइस 6.5 की भी उनके लास्ट 8 साल के नेट रियलाइजेशन अगर आप देखें 8-9 साल के, उससे फिर भी ऊपर है। FY 22 वाज मिसलीडिंग क्योंकि वो 1 साल बहुत बढ़ गया प्राइस, उसके बेसिस पे कम होगा, लेकिन एवरेज अगर देखें तो देयर स्टिल बेनिफिट। तो ब्रॉडली स्पीकिंग सेक्टर बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों के लिए इट्स अ फेयरली बैलेंस्ड मैकेनिज्म, और दोनों को थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए टू to varying degrees, if I can mention it like that. बहुत शुक्रिया, आपने तीनों को डिवाइड करके अच्छे से बता दिया कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो इसमें गेल होगा, आपकी बात सुनने से ही लग रहा है। दूसरा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस को बेनिफिट आ सकता है, और तीसरा ONGC आएगा। ONGC वगैरह को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आ सकता है, बट गेल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा पॉजिटिव है ये। बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। गेल का शेयर थोड़ा चला भी नहीं है, टेक्निकली एक व्यू गेल पे ले लेते हैं, फिर ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको साफ पता लग रहा है कि किस जगह पर आपको आकर ट्रेड करना है। प्रशांत जी, गेल का शेयर चेक कीजिए, 105 का रेट है, 112 का रेजिस्टेंस है, 100 का सपोर्ट है, बीच में फंसे हुए हैं। जी डिम्पी जी, 110 जो आपने कहा 110, 112 स्पॉट है, इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है काफी वक्त से, और 101, 100 का सपोर्ट है। अगर हम जस्ट डेली चार्ट को ओपन करें आपको दिख जाएगा कि 110 के आसपास एक गैप रेजिस्टेंस भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आप एक गैप फिलिंग यानी 110 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो मेजर बुलिशनेस होगी वो 111, 112 के ऊपर क्लोज हो जाए तभी आएगी। फिलहाल आप 99 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है। गेल पर ये राय प्रशांत की। इनफैक्ट IGL पर इनके ट्रेडिंग आइडियाज में ही इन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। हेमेन, अडानी टोटल गैस अगर देखें पिछले सेशन में एक अपर सर्किट भी लगाई थी, और अब हम देख रहे हैं CNG की कीमतों में कटौती, PNG की कीमतों में कटौती। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ONGC, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, गेल जैसे स्टॉक्स के लिए तो फोकस है ही, लेकिन खासतौर से नजर हमें रखनी चाहिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर, क्योंकि क्लियरली एक बात तो है कि इनकी गैस सोर्सिंग कॉस्ट जो है उनमें कटौती देखने को मिलेगी। अडानी टोटल पर एक बार राय दीजिए, ऑलमोस्ट 863 के लेवल्स पर अपर सर्किट लगाई थी पिछले सेशन में। मानसी, अगर आप देखेंगे तो
एक रेंज बाउंड मूवमेंट है अडानी टोटल गैस पे। नॉर्मली इतनी बड़ी गिरावट होती है तो थम्स एक ब्रीजर लेता है स्टॉक और फिर जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करता है। तो अभी मुझे लग रहा है जो रिट्रेसमेंट 4000 से लेकर मानसी अगर आप देखेंगे गिरावट हुई है 4000 से लेकर 650, बाउंस आया 1000 के ऊपर वापस नीचे आया। जो रिट्रेसमेंट है वो मिनिमम रिट्रेसमेंट भी खत्म नहीं किया है। तो एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड है। 800 टूटता नहीं है तो बायस थोड़े सुधरने के मूड में हो सकता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट हाई किया है, जो स्विंग हाई है मानसी 1040, उसके जब तक उसके ऊपर बंद नहीं देता है तब तक ये यहीं पे रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद वापस गिरावट कंटिन्यू हो विदाउट अ पुल बैक वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सो बाउंस है, रिबाउंड की उम्मीद है और 800 अगर टूटता नहीं है नियर टर्म में तो जैसे आपने बताया शुक्रवार को अपर सर्किट लगी है ये, सॉरी गुरुवार को, ये थोड़ा और यहाँ से सुधरने के मूड में है, बट बिगर मूव 1040 के ऊपर। ये तो अदानी टोटल गैस पर एक व्यू रहा, लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर नियोजन केमिकल्स को लेकर अजय हम तक लेकर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है और एक्सक्लूसिव खबर भी है। कंपनी जापान की एक बड़ी कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का करार भी कर सकती है। ज़्यादा डिटेल्स एक बार अजय से समझ लेते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। अजय बताएं। केमिकल्स एक कंपनी है जो फोकस में रहेगी आज, क्योंकि आज 3:30 बजे के बाद मार्केट क्लोज होने के बाद नियोजन एक जापानीज कंपनी के साथ, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जापानीज कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट साइन करने वाली है। हमारे सोर्सेज ने बताया हमें कि एक बहुत बड़ी जापानीज कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर जापानीज कंपनी है जो ईवी इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नियोजन के साथ करेगी। नियोजन को पीएलआई का बेनिफिट भी मिलेगा और पीएलआई के अंतर्गत ईवी इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नियोजन केमिकल इंडिया में स्टार्ट करने वाली है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिमांड है ईवीज़ की इस समय। जो रेगुलर आइस इंजन्स वाले डेटा आया था, सेल्स डेटा व्हीकल्स का, उसके सामने ईवी का जो व्हीकल सेल्स डेटा था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी तक एक्साइड, एमरॉन और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी विदेशों से खरीदी थी, अब वो ईवी इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर करेगी नियोजन केमिकल। तो ये एक बड़ी स्टोरी बन सकती है। आज उन्होंने 3:30 बजे के बाद एक प्रेस मीट बुलाई है। तो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि ये जो जापानीज कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट है उस प्रेस मीट में वो अनाउंसमेंट आने वाला है। तो ट्रेड में नियोजन केमिकल आज दिन भर में एक फोकस में रहने वाला है। ठीक है अजय, अहम खबर आप बता रहे हैं नियोजन केमिकल्स को लेकर, क्योंकि इसके रिएक्शंस कुछ हमको शेयर प्राइजेस में भी दिखने लग गए हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.5% ऊपर था। आज बता रहे हैं आप शाम को ये खबर आ जाएगी जापान की कंपनी के साथ करार को लेकर। एक बार इसके जरा प्राइस चेक और करवा लेते हैं। हेमंत, एक बार इस शेयर को जरा आप चेक करेंगे, 1350 पे है ये। आज खुलते इसको प्लस कर ले अगर शाम को खबर आने वाली है। हालांकि प्राइस से देख के ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट इस खबर को रिस्पॉन्ड करेगा। मेरा एक व्यू नहीं रहेगा डिम्पी, लेकिन यस यहाँ से करेक्शन है। ये करेक्शन अगर नियोजन की बात करें तो कुछ काफ़ी महीनों से ये चल रहा है करेक्शन। मतलब 1930 जनवरी 22 में पीक हुआ, तब से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो नियोजन करेक्शन में ही है डिम्पी। एज ऑफ नाउ जो भी पॉजिटिव देख रहे हैं, गुरुवार को ही 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने क्रॉसओवर बाई दिया है गुरुवार को और स्टॉक यहाँ से सुधरने के मूड में है। 1250 का सपोर्ट है। सेटअप सुधर रहा है और काफ़ी टाइम के बाद, तो मैं पॉजिटिव रहूँगा। गैप अप चेज करना कि नहीं वो मुझे इतना मतलब आई वुड नॉट प्रेफर टू चेज अ गैप अप, बट यस सेटअप सुधर रहा है और यहाँ से एक ऊपर से आप ड्रॉ करेंगे तो सप्लाई लाइन है रफली 1440 के आसपास है। अगर उसके ऊपर बंद देता है स्टॉक, इमीडिएटली नहीं, शायद एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद, तो यहाँ से 10 से 15% और अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। सेटअप इज गुड बट आई वुड नॉट चेज अ गैप अप।
पॉजिटिव हो रहा है, खबर भी पॉजिटिव। जापानीज कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट को लेकर करार होने की संभावना। 3:30 बजे नियोजन केमिकल की प्रेस मीट, इस प्रेस मीट के टेक अवेज भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखिए केमिकल प्लेज में लगातार फोकस है और नियोजन केमिकल्स में भी अगर आप देखेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि गुरुवार के सेशन में करीब 5% की तेजी हमने देखी थी और यहाँ से सेंटिमेंट्स धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू होंगे। वॉच आउट जरूर किया जा सकता है स्टॉक को, क्योंकि फंडामेंटली भी डेवलपमेंट्स यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही टेक्निकली भी अगर आप देखें यहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज या कह सकते हैं कि पॉजिटिव बेट्स आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन चलिए हमारे पैनल पर एक और गेस्ट जुड़ने वाले हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। कुणाल परार हैं हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर। कुणाल, गुड मॉर्निंग। अंडर करंट तो पॉजिटिव है मार्केट का, एंटिसिपेशन यही है कि पिकअप जो है मार्केट में सेकेंड हाफ में दिख सकता है। इनफैक्ट पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं बाजार पिछले 2 हफ्तों से। ट्रेडिंग आइडिया से शुरुआत करते बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? Kunal, please unmute yourself. वेल जिस हिसाब से मार्केट पे अभी मोमेंटम देखने को मिल रही है एंड मोस्टली जो व्यू पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव के साथ 2 स्टॉक है जहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है मेरे। पहला है रूपा जिसका क्लोजिंग है 220 का, 213 के एसएल के साथ हम यहाँ पे बाय इनिशिएट करने की सलाह देंगे। टारगेट की बात करें तो ऊपर में हमें जो टारगेट देखने को मिल रहा है वो 230, 230 एंड वो ब्रेक होते हैं 235 के टारगेट हमें रूपा में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो डीप इंडस्ट्रीज है, 290 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह है। 283 का एसएल रख के टारगेट की बात करें तो 300 का पहला टारगेट एंड वो ब्रेक होते ही 308 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो रूपा और डीप इंडस्ट्रीज दोनों यहाँ से बाय करके चलने की सलाह है। आपने मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में 2 कॉल्स चूज की हैं, रूपा और दीप इंडस्ट्रीज। लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उन पर क्या व्यूज निकल कर आए हैं, वमाक्षी हम तक कंपाइल करके लाई हैं। वमाक्षी, फॉर श्योर टाटा मोटर्स तो होगा, क्या गैस डिस्ट्रीब्यूशन और गैस काउंटर्स पर भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? एक बार सारी कंपाइल हमें बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टाटा मोटर्स के साथ। हम देख रहे हैं कि 2 ब्रोकरेज नोट्स आए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 550 प्रति शेयर का। और बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 475 के टारगेट प्राइस के साथ। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि वॉल्यूम आउटलुक सुधरता हुआ नजर आ रहा है जैगुआर लैंड रोवर के लिए। मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रहा है जैगुआर लैंड रोवर का ईबिट मार्जिन पोटेंशियल और इसी के चलते उन्होंने FY 24 और 25 के ईबिटा अनुमान को 15 और 16% से बढ़ाया है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि काफ़ी मजबूत वॉल्यूम और फ्री कैश फ्लो बीट नजर आया है JLR में और एक्सेलरेटेड डीलेवरेजिंग के भी संकेत नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं दोनों ही ब्रोकरेजेस टाटा मोटर्स पर। इसके अलावा बंधन बैंक भी हमारे रेडार पर है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि बैंक अर्निंग्स कट साइकिल के अंत पर आ चुका है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ROA और ROE का बैंक सुधर सकता है FY 24 और 25 में। कलेक्शन एफिशिएंसी भी सुधर चुकी है 98.5% पर और बैंक और इसी के चलते उन्होंने इनफैक्ट अपग्रेड किया है बंधन बैंक को, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है और इनफैक्ट वो करीब 31% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस से। और आखिर में हम फोकस करेंगे ओवरऑल सारे बैंक्स पर। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इनका कहना है कि जो NIMs फ्रंट पर हेडविंड्स नजर आ रहे हैं वो मैनेजेबल है। लार्जली अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने में ये साइकिल में काफ़ी अच्छे डिलीवर्स भी नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY 24 में मार्जिन्स प्री कोविड पीरियड से भी और मजबूत हो सकते हैं। क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन साइक्लिकल नजर आ रहा है और इसी के चलते वो बैंक्स को बैक कर रहे हैं रेजिलिएंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को लेकर। तो ओवरऑल अगर हम देखें कोटक महिंद्रा बैंक और SBI उनके कन्विक्शन लिस्ट में शामिल है। खरीदारी की राय इन दोनों स्टॉक पर है मगर ICICI बैंक को उन्होंने अपने कन्विक्शन लिस्ट से हटाया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ये थे सारे ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, जो हुमाक्षी आपको ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स बता रही है उसमें ऑटोज और बैंक का थोड़ा ज़्यादा दबदबा है। इसके बारे में हम अलग अलग के स्टॉक्स के बारे में भी राय लेंगे मेहमानों से। लेकिन इस समय हो गया मुनाफे का फंडा का, यानी कि समझने का कि मुनाफे वाली ऐसी कौन सी कॉल है जो आपको डिलीवरी रखने पर एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गिरीश सुडानी, स्वास्तिका के हैं हेड इक्विटी मार्केट रिसर्च। उनसे एक बार जरा पता करते हैं। गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल समय देने के लिए। एक बार आप जरा बताएंगे आपकी ट्रेड कौन से, आप किस पे ज़्यादा बुलिश हैं? इसमें एक होटल इंडस्ट्री है। बेसिकली हमने देखा है कि
कोविड के बाद में जो होटल इंडस्ट्री है उसका जो नया वर्टिकल्स निकल के आए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल मार्केट बोथ। उसके लिए हमने एक पिक यूज़ करा है, दैट इज इंडियन होटल्स। ये मैं 400 रुपये के प्लस टारगेट्स को लेके चल रहा हूँ अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। मिक्स ट्रेंड्स यूज़ करें हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, तो हॉस्पिटैलिटी में अब नए नए वर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। जैसे कि पाइपलाइंस में अगर मैं इंडियन होटल्स की बात करूं तो 8800 रूम्स हैं अभी इनके पास में, एंड जो मैनेजमेंट की लास्ट कमेंट्री आई है वो काफ़ी बुलिश थी हम लोगों के लिए। 40+ न्यू होटल आर एक्सपेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years। ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है एक होटल इंडस्ट्री के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो G20 समिट्स आई हैं, वर्ल्ड कप हुए हैं, उनसे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है होटल इंडस्ट्री को। इसलिए हम होटल इंडस्ट्री में इंडियन होटल्स को चूज कर रहे हैं फॉर द 400+ का टारगेट्स के लिए। इंडियन होटल्स आपको यहाँ पसंद आ रहा है। होटल इंडस्ट्री पर हम लास्ट वीक भी चर्चा कर रहे थे, ठीक है। शुक्रिया गिरीश, ये इंडियन होटल्स पर अपना व्यू बताने के लिए। दूसरा स्टॉक आपका क्या होगा? दूसरा स्टॉक मैंने चूज करा है NMDC का। NMDC को हमने टारगेट रखा है 140 का प्लस 6 महीने के टाइम फ्रेम्स के लिए। इन लोगों के जो नए एक्सपांशन हुए हैं, इन्होंने नए प्रोडक्शंस यूज करे हैं। 4100 टन्स का वो प्रोडक्शन आया है इनका आयरन ओर का, वो काफी बुलिश रहा है इन लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयरन ओर एक स्टील और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कितना ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट है। उस वजह से इन्होंने अपने नए प्राइजेस भी इंक्रीज करे, जिसका अपडेशन और जिसकी प्रोसेस हमें इनके अगले नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेगी। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 140 से 150 के रेंज के लिए लिया जा सकता है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। इसी आपका रहा दूसरा स्टॉक। शुक्रिया गिरीश, आज दोनों स्टॉक्स और इनके पीछे के रैशनल हमें समझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पैनल पर शिवांगी सारदा भी बनी हुई है, उनसे भी समझते हैं कि वो आज कैसे ट्रीट करेंगी। शिवांगी, मॉर्निंग। एक यूनानिमस व्यू तो हमारे पैनल पर लग रहा है कि आज एक रेंज बाउंड सेशन होगा, पर अब रेंज बाउंड के बाद अगर इस कंसोलिडेशन के बाद बाजार में क्या तेजी के मौके ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आज थोड़ा नेगेटिव बायस आपको दिख रहा है? जी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने देखा है कि लास्ट वीक हमने काफ़ी अच्छा रनअप देखा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। कुल मिला के बाजार में जो भी डिक्लाइंस है वो यूटिलाइज हुए हैं काफ़ी अच्छी तरह से। सपोर्ट पे अच्छी तरह से टिका हुआ है इंडेक्स और अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो कुल मिला के ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रहेगा बायस। मेरा यहाँ मानना है कि यहाँ पे अगर 17,500 अगर होल्ड कर देता है तो ऊपर हम 17,777 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, और सपोर्ट के तौर पे इमीडिएटली 17,442 एक क्रूशियल लेवल एक्ट करेगा इंट्राडे के हिसाब से। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है, स्पेशली प्राइवेट बैंक स्पेस में। 3 दिनों से हमने देखा है कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिली है, पर जो ग्लोबल संकेत है वो एक रेंज बाउंड टू पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा यही रणनीति रहेगा कि कोई भी डिक्लाइंस रहे उसमें खरीदारी की मौके ढूंढे, और यहाँ पे ऊपर में 41,500 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सपोर्ट के तौर पे 40,750 के लेवल्स को ध्यान रखें। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के आपका व्यू पॉइंट बुलिश है इस समय, और आप भी ये कह रहे हैं कि 17,400 450 एक सपोर्ट है, जो हम सुबह से इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। अविनाश जी, 2 शेयर मेरे को आपसे पता करने हैं। पहला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज हमको शरद भी बता के गए त्रिमूर्ति शेयर्स के अंदर कि एक सदर्न इंडिया के एक और बेवरेजेस कंपनीज है जिसको खरीद सकते हैं, बोवेंटा। खबर मार्केट में ये भी है, ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी पक्की खबर नहीं है, कि अहमदाबाद बेस्ड एक आइसक्रीम कंपनी है उसको भी खरीद सकती है, क्योंकि रिलायंस रिटेल के सेगमेंट को बड़ा करना चाहती है। इसलिए ऐसे पिक जो कि भारत की अपनी यूएसपीज हैं उनको धीरे धीरे खरीद कर अपने बास्केट में डालना चाहती है। कितना फर्क पड़ता है सर जब इस तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं? जैसे कैंपा खरीदा, अभी साउथ में खरीदने जा रहे हैं, हो सकता है आइसक्रीम कंपनी भी खरीद लें ये। रिलायंस रिटेल अभी अपना प्रोडक्ट बास्केट तैयार कर रहा है, और ये एक्विजिशंस डेफिनेटली आने वाले 2-3 सालों के लिए एक बहुत बड़ा बेस रिलायंस इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा। इन द नियर टर्म कोई बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ का आप कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट मत करिए, बट आने वाले 2 साल 3 साल के बाद होपफुली रिलायंस जो बेवरेज मार्केट है, आइसक्रीम मार्केट है,
यहाँ पे बहुत बड़ा एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन कर रहा है, काफ़ी कॉम्पिटिटिवली प्राइस कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तो मार्केट में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारे प्लेयर्स की एफएमसीजी प्लेयर्स को काफ़ी बड़ी टक्कर रिलायंस देने वाला है। बट नंबर्स को आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, बट हाँ, ये डेफिनेटली पॉजिटिव बातें हैं क्योंकि रिलायंस ने ऑलवेज जब भी ग्रोथ का टारगेट किया है तभी इनऑर्गेनिक ग्रोथ दूसरे बिजनेसेस खरीद के उन्होंने किया है। तो ये बात मार्केट्स को डेफिनेटली पसंद आएगी, बट वैल्यूएशंस और अर्निंग्स को आने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्री ओपन की तरफ बढ़ता हुआ अविनाश जी, अगला सवाल भी आपसे ही होगा। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अगर माने तो ऑटोमोबाइल स्पेस और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स लगातार उनके पॉजिटिव रेडार पर है। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर तो आपका आउटलुक हमने शुरुआत में ही जाना। अब ऑटो सेक्टर से जुड़ी दो कंपनियां मारुति और साथ ही टाटा मोटर्स पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। मारुति इनफैक्ट एसयूवी में मार्केट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य बनाकर चल रही है और टाटा मोटर्स के लिए भी चौथी तिमाही के जो अपडेट्स आए हैं अविनाश जी काफी पॉजिटिव, 30% इंक्रीज इन JLR सेल्स नजर आई। इसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस भी पॉजिटिव, बोफा सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रख रहे हैं, ऑलमोस्ट 475, 500, 550 तक के टारगेट्स यहां पर देखे जा रहे हैं। कैसे देखें इन स्टॉक्स को, ऑटो पैक को? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा मानसिक कि टाटा मोटर्स में डेफिनेटली मोमेंटम स्ट्रांग है और दिसंबर क्वार्टर भी बहुत ही स्ट्रांग था। उम्मीद थी कि कंपनी लॉस रिकॉर्ड करेगी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा मुनाफा रिकॉर्ड किया। जनवरी टू मार्च ट्रेडिशनली सबसे स्ट्रांग क्वार्टर होता है और JLR के नंबर जिस प्रकार से आ रहे हैं, इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर चिप्स का जो इशू था वो अभी पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो मेरे ख्याल से नंबर्स तो अच्छे आएंगे। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में है, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, वो मार्केट्स बहुत क्लोजली वॉच करेगा। रही बात मारुति की, तो देखिए मारुति में सबसे बड़ा ट्रिगर रूरल मार्केट से, अभी भी रूरल मार्केट से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है। बट अगर इस बार बारिश अच्छी होती है और ऑब्वियसली इनके पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली मारुति को सॉफ्टनिंग कमोडिटी प्राइसेस का भी फायदा मिलना चाहिए। तो दोनों स्टॉक्स में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स ज़्यादा वेल पोजिशनड है क्योंकि अल्फा काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी सस्ते हैं अगर मारुति को कंपेयर करें। और कहीं ना कहीं मार्केट को उम्मीद है कि JLR एक सरप्राइज काइंड ऑफ ब्राइट स्पॉट इनके फ्यूचर में रहेगा। तो टाटा मोटर्स इस लेवल से भी अगर किसी को खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स के लिए तो कई सारे पॉजिटिव्स दिख भी रहे हैं। बिल्कुल, तो पहले लास्ट क्वार्टर में इनफैक्ट अगर पुरानी क्वार्टर की भी बातें याद करें तो कंपनी ने तो गाइड भी किया था कि डेट फ्री FY24 के एंड तक होंगे और प्लस जो उनके एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो थे वो 390 मिलियन पाउंड्स थे। इस बार 800 मिलियन पाउंड की बात Q4 में हो रही है, तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है टाटा मोटर्स के लिए। और हमने देखा था कि थर्सडे को वो चला भी था स्टॉक। आज भी आप प्री ओपन में देखें तो लगभग 1.5% की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, अब ये तो रहे कुछ स्टॉक फ्रॉम ऑटो सेक्टर, लेकिन निकुंज से जब आज हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से आज सुबह हम एक ब्रॉड व्यू बाजार पर समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बड़े फंडामेंटल फैक्टर्स एट प्ले होंगे इंडियन मार्केट्स में तेजी करने के, तो उन्होंने आइए क्या कुछ कहा और कुछ ओपिनियंस स्टॉक और सेक्टर्स पर भी दी। शायद 8-10 दिन पहले हमने बात करी थी कि मार्केट में अब खरीदारी का समय आ गया है और खरीदारी का जो समय था वो मुझे लगता है भी खत्म नहीं हुआ है। 3 कारण थे इंडिया जिसकी वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1 वैल्यूएशंस, आप महंगे थे, आप महंगे मार्केट थे तो आप उसकी वजह से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस करेक्शन और टाइम वाइज कंसोलिडेशन के बाद अब वैल्यूएशंस महंगे नहीं हैं। सेकंड था इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जी आकर के एक प्रकार की स्टैंप लगा दी है कि उनको लगता है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुकी है, अदरवाइज थर्सडे की क्रेडिट पॉलिसी में रेट पक्का वो बढ़ा देते। इससे बड़ा एंडोर्समेंट मुझे नहीं लगता हमें और समझना चाहिए। हम एंडलेस आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि क्रूड का इंपैक्ट क्या आएगा, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रूड का अजम्पशन है वह भी आपको बता दिया है, तो क्रूड भी कंफर्टेबल जोन के अंदर है। तीसरा था फ्लोज इस समय इतने खराब नहीं है। पिछले साल FI फ्लोज काफ़ी ख़राब थे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर FI फ्लोज काफ़ी ख़राब थे, मगर फ्लोज अब ठीक ठाक हो गए हैं, कम से कम बड़ी बिकवाली देखने को नहीं मिल रही है। तो जो 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से अब इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा था, मुझे लगता है फैक्टर्स इस समय एड्रेस हो रहे हैं। हमने देखा थर्सडे को मार्केट में एक प्रकार का उछाल आया था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबको सरप्राइज करा एक पॉज बटन ब्याज दर नहीं बढ़ा करके। तो पहला मूव मेरे हिसाब से बैंक्स में आ चुका है, खास करके होलसेल फेसिंग बैंक्स। अब जो सेकंड मूव है मुझे लगता है कि NBFCs में आएगा, खास करके होलसेल फेसिंग NBFCs, बिकॉज अगर ब्याज दर रुक जाती हैं तो NBFCs हमेशा आउट परफॉर्म करती हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के अंदर PSU बैंक्स और होलसेल बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं, और जब ग्रोथ ठीक ठाक रहती है और इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाते हैं तो हमेशा NBFCs आउट परफॉर्म करती हैं।
ठीक है, तो कुल मिला के बात समझ में आ रही है कि एनबीएफसीज के लिए फेवरेबल मार्केट है इस समय। थोड़ा ध्यान रखा जाए इन सभी कंपनीज पर। एक्शन स्टॉक्स भी हम समेट के आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं आज के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। पूजा बताएं आज के एक्शन स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग जी, रिलायंस फोकस में आज, क्योंकि ईडी के हवाले से खबर आ रही है कि बोवंतो के साथ बातचीत उनकी आखिरी दौर में है। रिलायंस रिटेल सब्सिडरी यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद सकती है। और हम आपको बता दें कि दक्षिण भारत की कोला ब्रांड है बोवंतो, जो कि जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बातचीत चल रही है। हम आपको बता दें कि रिलायंस काफ़ी समय से इस कैटेगरी में एंट्री करने की धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। अगस्त 2022 में कैंपा के साथ भी कंपनी ने करार किया था और जनवरी 2023 में सोसियो हजूरी बेवरेजेस के साथ कंपनी ने करार किया था, जिसमें कि 50% हिस्सेदारी खरीदी थी। तो इन तमाम खबरों के चलते आज रिलायंस फोकस में रह सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स और सुदर्शन केमिकल पर भी नजर रखिए। यहाँ पर बिरला एस्टेट पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में कंपनी ने एंट्री ले ली है। सुदर्शन केमिकल से पुणे में करीब 5 एकड़ से ज़्यादा की जो ज़मीन है वो खरीदी है और प्रोजेक्ट से करीब 250 करोड़ की, माफ़ कीजिएगा 2,500 करोड़ से की यहाँ पर आय होने की संभावना बताई जा रही है। लेमन ट्री होटल्स भी फोकस में रहेगा। जेपी मॉर्गन ने कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है 3.23% से घटाकर 3% कर दिया और 5 अप्रैल को करीब 18 लाख शेयरों की बिकवाली भी की थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी फोकस में रहेगा। आज चौथी तिमाही की अपडेट जारी की है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले। कंपनी ने अब तक के अपने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बिक्री घोषित की। FY23 में 56% की एनुअल बुकिंग देखने को मिली, जो कि गाइडेंस जो दी थी कंपनी ने उससे 22% ज़्यादा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं अल्केम लैब्स की। यहाँ पर कंपनी की अंकलेश्वर फैसिलिटी की जांच हुई थी यूएसएफडीए की तरफ से, जिसमें कि कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो इस खबर के चलते आज इन स्टॉक्स में कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली पूजा, तो ये 5 एक्शन वाले स्टॉक्स जिस पर आपको आज रखनी है नजर। इन स्टॉक्स में रिलायंस, होटल स्पेस और साथ ही रियल एस्टेट पैक भी शामिल है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का जिक्र अभी पूजा कर रही थी। शिवांगी, हाई गुड मॉर्निंग। सारे डिक्लाइन यूटिलाइज हुए, ये अभी आपने कहा, और इस डिक्लाइन यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें क्वार्टरली अपडेट्स का बड़ा योगदान रहा। और इन क्वार्टरली अपडेट्स में शोभा लिमिटेड के क्वार्टरली अपडेट्स पर एक बार नजर डालें। काफी अच्छे अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बुकिंग का अभी जिक्र हमारी सहयोगी भी कर रही थी और शोभा की चौथी तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री भी देखने को मिली है। कैसे देखते हैं रियल एस्टेट पैक में? अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक एक्सपर्ट ने डीएलएफ पर अपना नजरिया दिया है। शोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपका आउटलुक क्या होगा? ग्रोथ की अगर बात करें, सेल्स वॉल्यूम ऑलमोस्ट 10%। 3 नए प्रोजेक्ट्स भी शोभा ने डेवलप किए, लॉन्च किए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर। जी बिल्कुल मानसी जी, अगर हम देखें ये पूरे रियल एस्टेट पैक में एक रेजिलिएंट स्ट्रेंथ बनते हुए दिखा है। गोदरेज अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमने एक पिकअप देखा है और शोभा का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी काफी एक अच्छा बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर होते हुए दिखा है और एक फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे यहाँ गोदरेज प्रॉपर्टी बेटर प्लेस्ड लग रहा है। काफी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला है पिछले सेशन में और जो क्लोजिंग हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बिल्कुल नजर रख सकते हैं 1170 तक के जो एक नेक्स्ट लेवल्स है बनते हुए दिख सकते हैं 1100 के एक सपोर्ट के साथ। टाइटन पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि टाइटन के भी क्वार्टरली अपडेट्स आए और अगर प्री ओपन में देखें स्टॉक ऑलमोस्ट 0.5 to 1% के अपमूव्स दिखा रहा है। सभी सेगमेंट में करीब 10% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली और ज्वेलरी कारोबार की सालाना बिक्री जो है उसमें भी 23% की बढ़ोतरी दिखी है। 2568 के लेवल्स पर करीब 1% की तेजी प्री ओपन में। कुणाल, टाइटन पर आपका आउटलुक? वेल, टाइटन की बात करें जिस हिसाब से स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है एंड जो मोमेंटम हमें फिलहाल देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मुझे एक नेगेटिव व्यू बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां पे हमें गिरावट देखने को मिली थी ओपनिंग से लेके एंडिंग तक, एंड एक बियरिश एंगल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया हुआ है ऊपरी लेवल पे। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मोमेंटम हमें फिलहाल देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल पे 2545 का एक लेवल आ रहा है। अगर स्टॉक ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे में कहीं ना कहीं 2500 से लेके 2470 तक के लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू यहाँ से नेगेटिव साइड का है। कंफर्मेशन हमें 2545 जैसे ही ब्रेक होता है डाउन साइड का, वहां से हमें कंफर्मेशन मिल सकता है और उसके बाद 2470 के टारगेट के लिए हम टाइटन शॉर्ट करके चल सकते हैं। आप इसे शॉर्ट कर रहे हैं,
इस वक्त तो प्री ओपन में आपको थोड़ा सा तेज दिख रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक मूव आ भी चुकी थी जब गोल्ड प्राइसेस सर्च कर रहे थे। तो क्या तेज़ी पहले ही आ चुकी है और अब इस वक्त सेल ऑन न्यूज़ का ट्रिगर है? कुणाल को तो टेक्निकली चार्ट्स वीक दिख रहे हैं, देखना होगा कि कैसे मूव बनती है जब ये खुलता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स, शिवांगी, 200 DMA के जब ऊपर हम स्टॉक्स देख रहे हैं, IEX में हालांकि बड़ी मूव आ चुकी है थर्सडे को, लेकिन अब भी पैटर्न तो स्ट्रॉन्ग है। क्या फर्दर खरीदारी के लिए भी एक कैंडिडेट बनता है IEX, या फिर अभी आप नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, IEX की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे देखा है कि पिछले वीक का पिछले 2 हफ्तों के जो भी गिरावट थे वो एक ही हफ्ते में स्टॉक ने पूरा रिकवर कर चुका है। पिछला एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 154 का, तो वहां पे एक लेवल्स वॉच आउट करने लायक रहेंगे। अगर ये 154 क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हम खरीदारी के लिए सोच सकते हैं, वरना थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा। करेंगे। कुणाल, एक बार आप मैक्स फाइनेंशियल के भी चार्ट्स चेक करके बताएं। यहाँ पर भी ब्रेकआउट कैंडिडेट तो बन रहे हैं, पैटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पिछले हफ्ते कुछ ब्लॉक्स भी लगे थे, तो मूव आई है पिछले हफ्ते भी। लेकिन आज जब प्री ओपन में 1% की इस चाल को देखने के बाद क्या आप फॉलो बाइंग इनिशिएट करेंगे? वेल यस, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आई हुई है एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। इवन हाली चार्ट पे स्टॉक 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट वहां पे हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है एंड लगातार 610 का सपोर्ट ले रहा है। ओके, सो फिलहाल स्टॉक 633 634 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाय करने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे वो है 610 का। एंड टारगेट की बात करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 660 का पहला टारगेट है एंड जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 682 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो काफी अट्रैक्टिव चार्ट लग रहा है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चल सकते हैं स्ट्रिक्ट एसएल के साथ 610। 4 मिनट रह गए मार्केट के ओपन होने में। हम कोशिश करते हैं स्पीड से जरा आपके सामने सारे शेयर्स रखें और मेहमानों से एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी इस पे जवाब देंगे। कुणाल, आपसे शुरू करो, जरा स्पीड से बताइएगा उषा मार्टिन में आज क्या करें? एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है और डेली चार्ट्स पे क्या इसको प्लस करें या फिर आज के लिए छोड़ दें, आज और चेक करें? इसको प्लस करना चाहिए जिस हिसाब से मोमेंटम है। लोअर लेवल पे जो एसएल रहेगा वो एसएल रहेगा 212 का। एंड अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो टारगेट कहीं ना कहीं मुझे ऊपर में स्टॉक में देखने को मिल रहा है 235 जैसे ही ब्रेक होगा 252 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, तो बाय करके चलने की सलाह है। तो आप कह रहे हैं सुबह खुलते प्लस कर ले। शिवांगी, आपसे व्यू पॉइंट है ग्रैनुलस इंडिया को लेकर। कुछ दिन पहले न्यूज़ भी हमने ब्रेक की थी कि ये शेयर चल सकता है, इसमें ब्लॉक लगेंगे। ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है, प्लस कर लें आज खुलते ही? ग्रैनुलस इंडिया प्लस करें खुलते ही? जी बिल्कुल, इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफी एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है। वीकली फ्रेम में ऑफ कोर्स अपने एक रेंज से निकला है, पर यहाँ पे एक थोड़ा फॉलो अप बाइंग की जरूरत है और एल्स ये स्टॉक एक स्टक होने की संभावना में रहेगा, तो वेट एंड वॉच करें। वेट एंड वॉच फॉर ग्रैन्यूल्स इंडिया। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस प्री ओपन में हम देख रहे हैं ताजा खरीदारी होती हुई, स्टॉक्स पर राय क्या होगी? जिस हिसाब से भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, व्यू पॉजिटिव साइड है, बाय करके चलना चाहिए। 1025 के अराउंड का अभी ओपनिंग देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा 980 का एसएल आएगा। एसएल थोड़ा बड़ा है लेकिन मोमेंटम भी मुझे उतनी बड़ी देखने को मिल रही है। पहला टारगेट है 1070 का, जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर में 1100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मुथूट यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। मनप्पुरम की बात करें तो जिस हिसाब से मनप्पुरम अभी ट्रेड कर रहा है, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन लॉन्ग है उनके लिए व्यू बन रहा है पोजीशन होल्ड करके रखिए। 127 अराउंड स्टॉक की प्राइस अभी देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 141 तक की मोमेंटम हम देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास ऑलरेडी बाय है उनके लिए व्यू बन रहा है 141 के टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड करके चले। ठीक है, थोड़ी देर पहले हिंडाल्को पर पॉजिटिव आउटलुक और खरीदारी की राय प्रशांत देकर गए, स्टॉक में पॉजिटिविटी कायम है। शिवांगी, एलएनटी के चार्ट्स देखें, करीब आधे % की तेजी 2284 के लेवल से पॉजिटिविटी और ज्यादा बिल्ड होगी। जी बिल्कुल, एलएनटी में काफी एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है।
पूरे हफ्ते ही, और जिस तरह से फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर भी, तो ये स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये मेरा आज एक प्रेफर्ड पिक भी था, तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा पूरे स्पेस का एक टेलविंड भी दिख रहा है स्टॉक में, तो यहाँ पे 2360 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे। 2230 के स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। ठीक है, ऑलराइट, तो इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें। एल&टी इनफैक्ट एक बड़ा ऑर्डर पिछले हफ्ते भी मिला और उसके बाद हमने देखा कि इसमें 4% की मूव, इनफैक्ट इंडेक्स को मूव करने में रिलायंस, कैपिटल गुड स्पेस के और ऑटोपैक के कुछ स्टॉक्स जो पिछले हफ्ते कंट्रीब्यूटर सबसे बड़े रहे हैं, उसमें एल&टी भी रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आप जो प्री ओपन में कुछ सेकंड्स बाद ही मार्केट खुल जाएगी, लेकिन आपको प्री ओपन में क्लियरली जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आई एम सरप्राइज कि वो काउंटर आज किसी भी एक्सपर्ट ने अपने बाय रडार पे नहीं लिया, वो है टाटा मोटर्स। 3.5% की मूव आपको यहाँ दिख रही है, क्योंकि पिछली बार जब इनका फ्री कैश फ्लो की बात हुई थी, एक दिन में 8 से 11% का सर्ज आया था टाटा मोटर्स पर। आज तो 800 मिलियन पाउंड्स की बात हो रही है Q4 में फ्री कैश फ्लो की। JLR जो एक बड़ा कंसर्न था कंपनी के लिए, वहां पर लगातार पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रहे हैं और ये कंपनी ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि वो नेट डेट फ्री का एम करके चल रहे हैं FY24 के एंड तक। तो बहुत सारे पॉजिटिव कैश फ्लो, आज निकुंज भी टाटा मोटर्स पर बात कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े गैप के बाद जो थर्सडे को लेके गए उनके लिए तो फायदा है। क्या इसको चेस करना चाहिए, कंसिडरिंग कि पिछली बार एक बड़ी मूव आई थी और टाटा मोटर्स पिछले ईवी के अनाउंसमेंट के बाद से लगभग 1.5 साल से चला भी नहीं है स्टॉक, तो इसमें क्या वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और इसमें ऊपर की चाल के लिए बिल्कुल प्ले आउट करना चाहिए। पोजिशनली भी इस पर लगातार हम बात करें, इनफैक्ट कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स ने तो अपग्रेड दिए हैं और ऊपर 520-525 तक के टारगेट्स भी दिए हैं बोफा और गोल्डमैन सैक्स ने। ठीक है, अब जब बाजार आज एक माइनर गैप के साथ एक्सपेक्टेशन थी, हालांकि ये गैप बड़ा है जिसके साथ पूरा 10-11 पॉइंट SXFT दिखा रहा था, लेकिन अभी आप जो निफ्टी पर हम इंडिकेशन देख रहे हैं लगभग 30-35 पॉइंट्स के गैप अप के साथ आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और बैंक्स में मूव आपको लगभग 70 पॉइंट्स की दिख रही है। 41,100 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी है। टाटा मोटर्स खुलते ही 4.5% की मूव यहाँ है। उसके अलावा दूसरे जो स्टॉक्स जो बैंक्स आ रहे हैं, लार्ज कैप बैंक सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें ICICI बैंक जैसे काउंटर्स है। टाइटन में हालांकि एक सेट ऑफ मूव पहले आ चुकी है गोल्ड प्राइसेस के चलते, लेकिन दमदार बिजनेस अपडेट के बाद अभी फिलहाल 0.5% की मूव है। क्या ये मूव बढ़ेगी? कुणाल तो इसे फिलहाल शॉर्ट कर रहे थे। थोड़े से कहीं पर एक सेट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कुछ 10-12 पॉइंट्स की आपको जरूर दिखी है, लेकिन स्टॉक्स कौन से स्ट्रॉन्ग हुए हैं? बजाज फिनसर्व, बजाज ट्विंस आपको याद है पिछले हफ्ते भी 4-5% इनफैक्ट 2 दिन कंटिन्यूसली चले ये स्टॉक्स। आज भी आपको बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस इसमें मूव है। भारतीय एयरटेल भी वापस आता हुआ दिखा है। अडानी पैक के स्टॉक्स भी पिछले हफ्ते रीगेन हुए थे आफ्टर अ फॉल। तो यहाँ पर और साथ ही HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स में मूव है। आज टू व्हीलर पैक पे भी नजर रखनी होगी। पिछले पूरे हफ्ते आपको याद होगा हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी मूव थी, हालांकि बजाज ऑटो की मूव के बाद वो गिरा भी, लेकिन आज आप 0.5% वहां पर भी तेजी देख रहे हैं। और सीमेंट काउंटर्स में ग्रासन जैसे काउंटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में मूव है। आपको ऑटो पैक में हालांकि मारुति पर कोई बड़ी मूव इसलिए भी नहीं दिख रही कि यहाँ पर एक शायद डाउनग्रेड भी है एक ब्रोकरेज का और जापानीज येन को साइट किया है, इस पर वॉच आउट करेंगे। लेकिन आज का क्लियर आपको जो एक बड़ा गेनर दिख रहा है वो टाटा मोटर्स है और अब तेजी जो है वो बढ़कर 5.5% की हो चुकी है। गिरने वाले काउंटर्स में आपको क्रूड डेरिवेटिव्स में एशियन पेंट्स दिख रहा है, मारुति 0.5%। इनफैक्ट यही रीजन है क्योंकि SUV में अपना टारगेट बड़ा करने की बात तो कंपनी कर रही है, लेकिन इस पर आज एक ब्रोकरेज व्यू का नेगेटिव रुझान है, इस वजह से शायद इस पर दबाव है। 0.5% आपको मारुति सुजुकी पे दबाव दिख रहा है। इंडसइंड बैंक में आपको 0.5%, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक में इनफैक्ट थोड़े प्रॉफिट यहाँ पर भी बुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लार्ज कैप्स में आपको लार्ज कैप FMCG में ब्रिटानिया और HUL ये वीक दिख रहे हैं। IT काउंटर्स में भी फिलहाल किसी तरह की बड़ी मदद नहीं है। तो ऑटो पैक में टाटा मोटर्स जो है इस वक्त जो इंडेक्स को एक सपोर्ट दे रहा है। मिड कैप स्पेस में डिम्पी बताएंगे हमें क्या हो रहा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इसके अंदर मिड कैप का बोलबाला भी काफ़ी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंटलाइन शेयर्स ही हैं, उसके अंदर आप देखेंगे तो अडानी ग्रीन्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, ये बाकायदा अपने 5-5 सर्किट अपर सर्किट पे लग गए हैं। ये सर्किट से ही चल रहे हैं आजकल, हाँ, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा वो ध्यान मत दीजिए, बट आप सिर्फ समझ लीजिएगा कि कहाँ पर स्ट्रेंथ वापस लौट रही है। दूसरा DLF लेकर आज कुणाल की रिकमेंडेशन थी, वो शेयर ऊपर है। जो गैस से जुड़े हुए शेयर थे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे शुरुआत में, आज उनमें उतना बज़ नहीं है जितना
से पहले बस था। इसको हम टिपिकली कहते हैं कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। जब क्रेडिट पार्ट की रिपोर्ट सामने आ गई है तो वो एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रहा। अब देखेंगे गेल करीब 1/4% ऊपर, आईजीएल के अंदर सिर्फ 25 पैसे की मजबूती। तो ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो अब आपको प्रॉफिट बुक करते हुए दिख रहे हैं इसी कैटेगरी में, यानी कि छोटे मझोले कैटेगरी के अंदर। अब आप देखेंगे वेदांता बैक टू बैक टूट रहा है, आज भी टूटा है। उस दिन में अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर आया था इसके अंदर। मैरिको टूट रहा है, बर्जर पेंट के अंदर 2-2.5 रुपए तक का नुकसान है। और एक और शेयर है जिसका नाम है टोरेंट फार्मा, ये काफ़ी चला था लेकिन अब ये प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। मानसी आपको मेहमानों से करेक्ट कर रही है और इस समय पता लगेगा कि क्या करना चाहिए। मानसी, पॉजिटिव स्टार्ट जिस तरह से एंटिसिपेटेड था, और इस वक्त अगर आप देखेंगे 17,500 के लेवल्स की हम बात करें तो निफ्टी ने 17,600 के लेवल्स को भी रिस्पेक्ट किया है। 17,648 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज आप देखेंगे और बैंक निफ्टी 41,000 के ही इर्द गिर्द, और इसी है लेवल को मेजर सपोर्ट के तौर पर हमने आपको बताया था। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्शन है, लेकिन कंट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा बाजार के कौन से हैं? पहले 5 नाम में सबसे पहले टाटा मोटर्स का नाम आएगा। वजह सीधी है, साफ है, आज सुबह से हम डिस्कस भी कर रहे हैं। इनके Q4 अपडेट्स काफी पॉजिटिव है। इसके ठीक बाद L&T, ICICI बैंक, टाइटन और भारतीय एयरटेल। तो क्लियरली ज्वेलरी काउंटर, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो पैक में टाटा मोटर्स, कैपिटल गुड्स और साथ ही टाइटन और रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। शिवांगी, कैसे देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग एंड ऑन दी ओपनिंग कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? जी बिल्कुल, मार्केट का ओपनिंग काफी पॉजिटिव है और हमने देखा है कि यहाँ पे 17,600 के ऊपर भी काफी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहा है। ऊपर अपसाइड जो है वो काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। मेरे स्टॉक्स जो रडार पे है वो अभी HDFC बैंक नजर आ रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि कंटिन्यूसली डेली फ्रेम में हायर लोज बनते जा रहा है। जो बेस है वो काफी अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से जो है हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल नजर रखे, रेंज से निकल रहा है। एक काफी अच्छा सपोर्ट लेते हुए वीकली फ्रेम में हमने देखा है इसमें एक टर्न अराउंड हुआ है। यहाँ पे 1730 तक के एक लक्ष्य जो है इमीडिएटली बनते हुए दिख जाएंगे, 1635 के एक स्टॉप लॉस के साथ। आपको मार्केट के ओपन पर इस वक्त मिलती हुई। कुणाल, आप कैसे देख रहे हो ओपनिंग? और इनफैक्ट सीमेंट पर एक बार राय दीजिए, क्योंकि सीमेंट मेजर्स में अच्छा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ACC जैसे स्टॉक्स हैं और साथ ही मिड कैप सीमेंट प्लेस भी कामकाज करते हुए करीब आधे से 1% की तेजी सीमेंट मेजर्स में भी दिख रही है। हालांकि ताजा चैनल चेक्स की अगर माने, कोई ज्यादा बढ़े प्राइस हाइक्स की खबर नहीं आई है, सिर्फ ऐलान हुए हैं, लेकिन प्राइस हाइक की न्यूज इस वक्त फ्लोट नहीं हो रही है। सीमेंट को कैसे देखेंगे? सीमेंट सेक्टर की बात करें एंड जिस हिसाब से अभी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ओके, पर्टिकुलरली लार्ज कैप काउंटर है, स्मॉल कैप काउंटर, कहीं ना कहीं एक ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। इन सब में जो स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल मुझे देखने को मिल रही है ACC है। देखने जाए तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस RSI के बेस पे हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मतलब मैं ट्रिपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे बना है। जब भी ये बनता है एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। सो सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी मुझे देखने को मिल रहा है। स्टॉक 1722 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लोअर लेवल पर जो एसएल हम मेंटेन करेंगे 1660 का होगा। अभी 1722 चल रहा है, 1660 के एसएल से हम बाय करेंगे। ऊपर का टारगेट 1815 का है, यानी कि 100 रुपये ऊपर का टारगेट है। जैसे ही 1815 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वहां से जो ट्रेंड होगा स्टॉक का अपसाइड का हो जाएगा। उसके बेस पे स्टॉक हमें मिनिमम 2070 तक के टारगेट दिखाने में सक्षम है। तो मैं कहूंगा कि ACC प्रेजेंट लेवल से बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, ACC को आप यहाँ से बाय करेंगे। प्रशांत भी हमारे साथ। प्रशांत, अभी आप नहीं थे, आई वाज जस्ट सरप्राइज टू सी कि आज किसी भी एक्सपर्ट ने टाटा मोटर्स अपने रडार पर नहीं रखा। लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 390 मिलियन पाउंड्स जब फ्री कैश फ्लो था तो स्टॉक 11% चला था। आज आप देखिए खुलने के बाद भी मौका दे रहा है। आज तो अब इस क्वार्टर में तो Q4 में तो 800 मिलियन पाउंड्स की बात हो रही है। क्या यहाँ से भी आप बाय करेंगे? यहाँ पर गट्स दिखाने होंगे, लेकिन स्टॉक दे देता है इतनी बड़ी मूव, इतनी बड़ी न्यूज भी है उसके लिए। जी प्रियंका, इमोशनल गैप है, मैं इसको अवॉइड करूंगा। अगर ये टिप ले स्टॉक करीबन 455 450 के जोन के बीच में, तो मैं एक लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 444 और 440 के बीच। वहां से मैं टारगेट रखूंगा अराउंड 465 470। इस लेवल पे मैं बाय नहीं करूंगा, मैं इसको लेट गो करूंगा, क्योंकि ये जस्ट ओपन हुआ था 452। बट अगर किसी ने बाय करने की कोशिश भी की होगी तो ये स्ट्रेट 460 के प्राइस पे आया होगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो मैं डिप के लिए वेट करूंगा। ठीक है, डिप की
वेट करेंगे, लेकिन बाइंग मोमेंटम इसमें बना रहेगा, ये प्रशांत भी देख रहे हैं। शिवांगी, अभी आप थोड़ी देर पहले शायद रियल एस्टेट पे भी व्यू दे रही थी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, डीएलएफ में स्ट्रॉन्ग मूव है, क्या फर्दर अपसाइड पॉसिबल है? डीएलएफ को यहाँ भी प्लस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डीएलएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वीकली अपने एक रेजिस्टेंस जोन से निकला है 377 के आसपास का, और अच्छे यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। मार्केट में जो है एक पॉजिटिव रणनीति देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। इन लेवल्स के बाद भी हमें यहाँ पे इमीडिएटली 400 तक के लेवल्स बनते हुए दिख जाएंगे 380 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक शेयर और चेक करते हैं जरा। टाटा मोटर्स डीवीआर आप दिखा पाएंगे स्क्रीन पर? टाटा मोटर्स डीवीआर, एक बार इसके बारे में और चेक कर लेते हैं कि इस शेयर के अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टाटा मोटर्स डीवीआर, ये शेयर 7.5 से 7.8% ऊपर है, 233 का भाव है। इसके अंदर भी लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है आज उन लोगों के लिए जिन्होंने आज सुबह ही इसको प्लस करने की एक राह ठानी होगी। अपॉर्चुनिटी लॉस समझे प्रशांत? आज टाटा मोटर्स डीवीआर में भी 7.5% ये भी ऊपर आ गया है। कि बिल्कुल इसको एक अपॉर्चुनिटी लॉस समझेंगे, बट मुझे लग रहा है अगर ये टिप दे करीबन 225 के ऊपर और वहां से बाउंस करे तब ये बेटर बाय। कोई भी ब्रेकआउट होगा, वो एक बार जब उसके जोन को रिटेस्ट करता है, मेरे हिसाब से दैट इज अ बेटर एंट्री। तो वेट कीजिए अराउंड 225 226, वहां से अगर बाउंस मिले तो आप 218 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 240 245, बट इमोशनल गैप अप को बिल्कुल भी चेज नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। इस बीच एक शेयर मेरी लिस्ट में और आ रहा है, इनफैक्ट वो फार्मास्यूटिकल्स का शेयर है, डॉक्टर रेड्डीज। कुणाल, एक बार आप उस शेयर को चेक करेंगे, डॉक्टर रेड्डीज को? मैं इसमें जल्दबाजी से शेयर नहीं लेना चाहता, बट धीरे धीरे करके प्लस पोजीशंस बनाना चाहता हूँ। क्या अभी से शुरुआत करूँ या कोई नियर बाय का सपोर्ट है वहां से शुरुआत करूँ? वेल डिम्पी जी, डॉक्टर रेड्डी 4698 अराउंड अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड जिस हिसाब से ओपनिंग हुई है स्टॉक की, जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन अभी इनिशिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से जिस हिसाब से अभी ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लाइकली चांसेस है स्टॉक नीचे हमें 4640 एंड वो ब्रेक होते ही 4600 तक का एक करेक्शन दिखा सकता है इंट्राडे में। सो फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए, बाई के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। विनाश जी, एक बार आईटी स्टॉक्स पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस की, क्योंकि इस हफ्ते ही नतीजे आने वाले हैं। और अगर नतीजों से पहले अनुमान की बात करें, अनुमान तो यही है कि आईटी सेक्टर एक सीजनली वीक क्वार्टर इस तिमाही विटनेस कर सकता है, जहां मार्जिन्स साथ ही रेवेन्यूज में एक म्यूटेड ट्रेंड नजर आएगा। इस वक्त टीसीएस, इन्फोसिस के स्टॉक्स पर खास फोकस है क्योंकि नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते, लेकिन ओवरऑल आईटी सेक्टर के क्वार्टरली नंबर से पहले सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि मानसी Q4 अर्निंग्स डेफिनेटली थोड़े से वीक आएंगे क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर है। बट मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो यूएस में बैंकिंग क्राइसिस हो चुकी है, सारे मार्केट प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कमेंट्री ये कंपनीज की आएगी, वहाँ पे इंडियन कंपनीज का आउटलुक क्या है, इनका एक्सपोजर क्या है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़े और मीडियम साइज प्लेयर्स बीएफएसआई स्पेस में जो ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे अगर यूएस में थोड़ा सा टेक स्पेंडिंग स्लो डाउन होता है तो इसका असर इनके लिए नेगेटिव प्ले आउट होगा। तो मेरे ख्याल से नंबर्स आने के बाद जो कमेंट्री आएगी मानसी, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर्स तो इनलाइन आएंगे बट ओवरऑल जो ग्रोथ आउटलुक है और जो कमेंट्री है वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमारा ध्यान टीसीएस और इन्फोसिस पे रहेगा क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है बीएफएसआई स्पेस में। तो इट इज़ वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से नतीजे आने के बाद हम फ्रेश रिव्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वेट एंड वॉच की सिचुएशन इस वक्त आईटी सेक्टर पर, क्योंकि नतीजों से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक बनाना इस पर जरूरी है। यूजुअली वीक क्वार्टर एंटिसिपेटेड है, नतीजों के साथ साथ इस पर कोई बाइंग इनिशिएट होती हुई या फिर कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड होती दिखेगी। लेकिन इस वक्त अगर सेक्टर स्पेसिफिक चाल बाजार की देखेंगे, सबसे आगे लीड कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। ऑफकोर्स क्वार्टरली अपडेट्स पॉजिटिव हैं, इसके ठीक साथ साथ ऑटोमोबाइल पैक में भी अच्छा एक्शन इस सेक्टर में। टाटा मोटर्स लीडिंग इंडिकेटर, इसके साथ साथ शिवांगी, मदरसन, सुमी, एमएनएम दोनों के चार्ट्स देखें और बताएं इन चार्ट्स में से कौन सा चार्ट चूज करेंगे, क्योंकि करीब आधे से 1% की तेजी इन स्टॉक्स में भी है। ऑटोमोबाइल में फ्रंट रनर्स ये कह सकते हैं दोनों स्टॉक्स हैं आफ्टर टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल, दोनों
का अगर चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेटिव हमने देखा है कि काफी दिनों से एक रेंज में कामकाज कर रहा था दोनों ही स्टॉक्स। पर यहाँ पे एम का जो स्ट्रक्चर है वो बेटर प्लेस्ड है क्योंकि यहाँ एक नेगेशन देखने को मिला है लोअर हाइज लोअर लोज का वीकली फ्रेम में, और स्टॉक एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है। हालांकि मोमेंटम लेस है पर जो स्ट्रेंथ है वो बनते हुए यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इस स्टॉक को ध्यान में रख सकते हैं। कम से कम यहाँ पे 1210 तक के एक इमीडिएट लक्ष्य जो है बनते हुए दिखेंगे, और सपोर्ट के तौर पे 1165 के लेवल्स जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, ऑल राइट। ऑटो पैक में ही M&M है, टाटा मोटर्स है, और उसी तरह आपको मारुति सुजुकी भी दिख रहा है जहां पर 1.25% की गिरावट है। एक डाउनग्रेड की भी एक खबर है इसमें। ठीक है, लेकिन मारुति क्या और फर्दर वीक हो सकता है शिवांगी? एक बार चार्ट्स चेक करके बताएं, बड़े सपोर्ट कहाँ हैं, या फिर ये पुल बैक के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए स्टॉक में? जी, मारुति का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली फ्रेम में एक जरूर स्ट्रेंथ बनते हुए दिखा था, पर वहां पे होल्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़े और डिप्स देखने को मिल जाएंगे और फिर इसमें एक्यूमुलेट हम कर सकते हैं। तो इसमें हालांकि पूरे ऑटो स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, पर जो मोमेंटम है यहाँ पे फिर भी स्लोअर महसूस हो रहा है दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें। तो यहाँ पे मेरी मानना रहेगा कि वेट एंड वॉच करे, डिप्स में फिर यूटिलाइज करे खरीदारी के लिए। शुगर स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स रीजन भी है, ट्रिगर भी है, वहाँ ग्लोबली शुगर प्राइसेस सर्च पे हैं। क्या तेजी अब भी इन काउंटर्स में बनी रहेगी? अगर किसी ने पिछले हफ्ते मौका छोड़ दिया हो तो क्या एंट्री लेवल्स फेवरेबल हैं यहाँ से रिवॉर्ड के लिए? कुणाल, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। काफी अच्छी मोमेंटम हमें शुगर सेक्टर में देखने को मिली है। अगर मैं बलरामपुर की बात करूं, रेणुका की बात करूं, बजाज हिंद की बात करूं, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें शुगर स्टॉक में देखने को मिली है। बट नाउ यहाँ से अभी क्या करना चाहिए, उसके लिए अगर मैं कहूँ तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी खासी मोमेंटम के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एंड दूसरी बात यह है कि रिस्क उतना फेवरेबल नहीं मिलेगा जितना फेवरेबल चाहिए। तो मेरा जो व्यू है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके चलने का बन रहा है। ठीक है, तो चलिए ये राय आपको शुगर स्टॉक्स पर मिलती हुई। काफ़ी अच्छे मूव्स यहाँ हम देख चुके हैं, लेकिन प्रशांत, एक बार फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी आपका आउटलुक आप हमें बताएं, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां तो ऑफ कोर्स फोकस में हैं बिकॉज ऑफ द न्यूज़ यहाँ पर जो लगातार आती हुई दिख रही है, लेकिन इसका एक छोटा सा कनेक्ट फर्टिलाइजर पर भी बनता हुआ दिखेगा। डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग का नया फॉर्मूला जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए जिस तरह से कारगर साबित होता दिख सकता है, अनुमान ये है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आप देखें चंबल फर्टिलाइजर, NFL, फैक्ट, ये सारे स्टॉक्स में से कोई स्टॉक अगर आप चुनना चाहें। जी मानसी, एक्चुअली मुझे 1 मिनट के लगा, आपने मेरी स्क्रीन देख ली क्योंकि मैं फैक्ट चेक कर रहा था। तो यहाँ पे एक गैप सपोर्ट है जो करीबन 215 के आसपास है। मुझे लग रहा है आप एक 214 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं, बट ये सपोर्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो 214 के स्टॉप लॉस से आप करीबन 235 से लेके 238 इस टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट यहाँ पर एक स्टॉप लॉस और साथ ही बाइंग के यहाँ पर इनिशिएट इनफैक्ट बाइंग के अपॉर्चुनिटीज बनते हुए दिख रहे हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, शिवांगी क्विकली आपसे यहाँ पर राय जानना चाहेंगे। 7% की तेजी देखने के बाद ऊपरी स्तर से हल्की से मुनाफा वसूली इस वक्त, लेकिन बाजार खुलने के 15 मिनट में स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है और पिछले कुछ सेशंस के अगर आउटलुक देखें करीब 15% की तेजी स्टॉक देख भी चुका है। इस अपमूव को कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, इसका अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों से ये स्टॉक काफी एक अच्छा बेस बनाते हुए एक बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पे मेरा यहाँ मानना है कि ये जो एक मोमेंटम है जो स्टॉक में वो सस्टेन होते हुए दिख रहा है। ऊपर और भी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे 1060 तक के, और सपोर्ट के तौर पे 1000 के जो लेवल्स है वो ध्यान रखें। ओके, तो चलिए शिवांगी अकिराय क्रेडिट एक्सेस पर 1020 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। थैंक्स फॉर दैट शिवांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे के सारे डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए मार्केट में और कहां पर एक्शन है ये देखते हैं, और जहां पर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल, पैक, सीमेंट प्लेज और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स बाजार को काफी हद तक सहारा दे रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में कुछ स्टॉक्स हैं जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में तो हरे निशान के साथ आज ट्रेड है ही, पूरा ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, लेकिन IRCTC की चाल पर आपकी राय कुणाल जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं करीब 574 के लेवल्स पर 0.5% to 1% के अप मूव अच्छी मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ।
जो व्यू है पॉजिटिव साइड का अभी बन रहा है। ओवरऑल स्टॉक देखने जाए तो 560-565 काफी अच्छा सपोर्ट लेकर अभी ट्रेड कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इंट्राडे चार्ट पे स्टॉक 50 MA के ऊपर की जो मोमेंटम है स्टॉक ने स्टार्ट की है। एंड डेली चार्ट पे भी काफी अच्छा सपोर्ट फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्रेजेंट लेवल से बाय करके चलने की सलाह है। 574 अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे ही हम इसमें खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा 560 का एसएल आएगा। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 585 का पहला टारगेट है। 585 जैसे ही क्रॉस होता है स्टॉक में 602 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 560 के एसएल के साथ आईआरसीटीसी प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलना चाहिए। ठीक है, ओके, अलग अलग स्टॉक्स पे हम कुछ और व्यू पॉइंट ले लेते हैं। इसके अंदर जो शुरुआत में आपको थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहे हैं, मेरी लिस्ट में कैनफिन होम्स भी है जिसमें शुरुआती डाटा उतना ठीक बन रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें धीरे धीरे पोजीशंस बना सकते हैं। मेहमानों से एक बार पता कर लेते हैं। दूसरा शेयर मैं पता करूंगा बलरामपुर चीनी। और आपको पता है कि शुगर के प्राइजेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, कई मंथ के हाई पे पहुँच गए हैं। पहले कैनफिन फॉर्म पे आते हैं। प्रशांत, एक बार जरा चेक करना ये शेयर। आज सुबह निकुंज भी कह रहे थे कि NBFCs पे ध्यान रखना। कैनफिन होम्स जी रिम्पी जी, यहाँ पे एक 564 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग रह सकते हो। आपको टारगेट जो दिख रहा है पहला वो एक रेजिस्टेंस होगा। इनफैक्ट टारगेट से बेटर वर्ड जो यूज करना होगा वो रेजिस्टेंस होगा। वो होगा 584 और 584 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे तो डेफिनेटली आपको 595 600 तक के लेवल दिख जाएंगे। बट डाउनसाइड कैप रखे 564 पे और आप बने रह सकते। ठीक है, दूसरा शेयर कुणाल आपको चेक करना होगा, वो है बलरामपुर चीनी। एक बार जरा चेक करना। मैं दो तरह से सवाल पूछ रहा हूँ। जिनके पास अच्छा प्रॉफिट है बलरामपुर चीनी से बाहर आ जाएं, और जिनको अभी एंट्री लेनी है उनको थोड़ा वेट करने की जरूरत है या फिर यहीं से एंट्री कर जाए? वेल एंट्री करने से मना कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि स्टॉक में काफी अच्छी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें देखने को मिली है। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक ने पहले भी 425 का राउंड का रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें नीचे में 350 तक के लेवल देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं दो रीजन है नहीं एंट्री करने के। तो जिन्होंने बॉटम से एंट्री की है उनके लिए व्यू ये है कि एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए कि अगर 425 के नीचे अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो वापस नीचे में स्टॉक में कहीं ना कहीं 380 और अगर वो ब्रेक होता है तो 350 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके चलने का बन रहा है। प्रॉफिट बुकिंग करने का यहाँ इनफैक्ट फायदा मिला होगा जिन्होंने बैंक्स पर भी थोड़े से प्रॉफिट्स बुक किए होंगे, क्योंकि थर्सडे को भी आपको याद होगा कि पॉलिसी के बाद बैंक्स जो बड़े बैंक्स थे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, फ्लैट हो गए थे बड़े काउंटर्स। लेकिन छोटे बैंक्स और NBFCs जो आज निकुंज भी इंडिकेट कर रहे थे वहां पर आपको मूव थी। और आज भी आप बैंक्स देखें अभी फिलहाल लाल निशान में स्लिप हो चुके हैं। बैंक निफ्टी लगभग अभी तो 100 पॉइंट्स तक का प्रेशर था, थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, लेकिन निफ्टी पर अगर और थोड़ा बहुत करेक्शन तो निफ्टी पर भी आया। प्रॉफिट बुक यहाँ पर भी हुए हैं जो काउंटर स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे थे, थोड़े से गेन्स इरोड हुए हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथ जिन काउंटर्स में है, टाटा मोटर्स में है, टाइटन में भी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। कुणाल, अब तो आपने कवर कर लिया होगा या फिर यू आर स्टिल विद द व्यू शॉर्टिंग ऑन टाइटन? वेल कहीं ना कहीं देखने जाए तो जो व्यू बन रहा था पर्टिकुलरली लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कि जहां पे एक बियरिश एंगल रिंग बना था एंड वो भी देखने जाए तो वॉल्यूम के साथ बना था, तो उसके बेस पे जो व्यू बन रहा था नेगेटिव साइड का बन रहा था। वी सेट के 2545 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से शॉर्ट करके चलना चाहिए, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ और जो हाई था उसके ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो व्यू अभी इस लेवल पे देखने जाए तो पॉजिटिव साइड का है। बट कंसर्न यहाँ पे एक और है कि अगर स्टॉक में मोमेंटम आएगी ऊपर के लेवल पे तो यहाँ से 1% की और मोमेंटम आएगी 2625 तक का। लेकिन एसएल की अगर मैं बात करूँ तो एसएल थोड़ा सा यहाँ पे लंबा आ रहा है और वो एसएल जो आ रहा है वो 2550 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड तो यहाँ पे ऐसे भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने ओपनिंग में बाय किया उनके लिए जरूर से व्यू बनेगा कि एक बार जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखे। 2625 तक की मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। तो जिन्होंने बाय किया उनके लिए है, नया अभी यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना है। बाय की रिकमेंडेशन अब इस लेवल पर दे रहे हैं। 2% तेज हो चुका है, टाइटन खुलने के बाद भी मौका मिला है और 2625 के लेवल्स तक कुणाल को दिखते हैं टाइटन पे। प्रशांत, क्या पावर और पावर फाइनेंसर्स सभी में अच्छी मूव है? कोई स्टॉक आपके रडार पर आ रहा है? और इनफैक्ट कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं। जी एक्चुअली प्रियंका, मैं कोल इंडिया को ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अगर 227 के ऊपर निकल जाए तो इसमें मोमेंटम आएगा।
और डेफिनेटली जो बाय करना चाहते हैं उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 219 219 और वो बने रह सकते हैं। मोमेंटम जो चाहते हैं, जैसे मैंने कहा 227 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा सकता है जो इसको करीबन 235 240 तक भी लेके जा सकता है। तो वो 227 के क्रॉस होने के लिए वेट करें। केयर सर्विस प्रोवाइडर्स इन स्टॉक्स पर एक बार नजर डालें। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज अच्छा एक्शन, अच्छा अप मूव यहाँ पर दिख रहा है। करीब 3% की तेजी दिखाने के बाद हल्के से यहाँ पर फ्रिजल आउट मूव या कह सकते हैं ऊपर इस तरह से थोड़ी सी मुनाफा असली प्रॉफिट बुकिंग आती हुई। इसके अलावा मेट्रोपोलिस, मैक्स हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार की कमजोरी में तो ये स्टॉक्स का चलना लाजमी है, लेकिन इस वक्त भी हम देख रहे हैं हेल्थ केयर में अच्छा एक्शन दिख रहा है। इन स्टॉक्स में से कोई पिकिंग? कुणाल, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, मैक्स हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, इनमें से कोई पिकिंग करना चाहेंगे आप? स्टॉक्स में अप मूव नजर आ रहे हैं। जो स्टॉक के आपने नाम लिए मेट्रोपोलिस, नारायण हृदयालय एंड जिस हिसाब से स्टॉक में अभी मोमेंटम देखने को मिल रही है मानसी, मुझे लग रहा है कि एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि नारायण हृदयालय की बात करूँ तो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में 800 का हाई बनाने के बाद स्टॉक अभी 771 के पास ट्रेड कर रहा है एंड मतलब ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया है। लो लेवल पे 750 तक के स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि डाउनसाइड की मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। मेट्रोपोलिस की बात करें तो मेट्रोपोलिस में भी मानसी देखने जाए तो पिछले 3-4 दिन से लगातार स्टॉक के रेंज बाउंड मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है। नीचे में 1230 और ऊपर के लेवल पे देखने जाए तो 1275। सो कहीं ना कहीं कोई भी स्टॉक में कन्विक्शन मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए सारे स्टॉक में है, लेकिन वेट एंड वॉच करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें। हेल्थ केयर स्पेस में ये राय आपको मिलती हुई आपको देखें। खुला तो तेजी के साथ हमने एक एक्सक्लूसिव आपको देखें। खुला तो तेजी के साथ हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी आप तक पहुंचाई और आज 3:30 बजे कंपनी की प्रेस मीट है जिस पर नजर रहेगी, क्योंकि जापानीज कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट यहाँ पर होने की संभावना है। इस अग्रीमेंट से जुड़ी डिटेल्स मिलेंगी। नियोजन केमिकल्स को लेकर ये बड़ी खबर से जुड़ी सारी डिटेल्स अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और हमें बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव है ये डिटेल्स, आइए जानते हैं। अजय आप बताइए। जी हाँ, नियोजन केमिकल्स एक कंपनी है जो फोकस में रहेगी आज, क्योंकि आज 3:30 बजे के बाद मार्केट क्लोज होने के बाद नियोजन एक जापानीज कंपनी के साथ, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जापानीज कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट साइन करने वाली है। हमारे सोर्सेज ने बताया है हमें कि ये एक बहुत बड़ी जापानीज कंपनी है, $multi-billion जापानीज कंपनी है जो ईवी इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नियोजन के साथ करेगी। नियोजन को PLI का बेनिफिट भी मिलेगा और PLI के अंतर्गत ईवी इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नियोजन केमिकल इंडिया में स्टार्ट करने वाली है। आपने देखा होगा कि बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है EVs की इस समय। जो रेगुलर आइस इंजन्स वाले डेटा आया था, सेल्स डेटा व्हीकल्स का, उसके सामने EV का जो व्हीकल सेल्स डेटा था वो बहुत ज़्यादा था, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी तक एक्साइड, एमरॉन और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी विदेशों से खरीदी थी, अब वो ईवी इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर करेगी नियोजन केमिकल। तो ये एक बड़ी स्टोरी बन सकती है। आज उन्होंने 3:30 बजे के बाद एक प्रेस मीट बुलाई है, तो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि ये जो जापानीज कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट है उस प्रेस मीट में वो अनाउंसमेंट आने वाला है। तो ट्रेड में नियोजन केमिकल आज दिन भर में एक फोकस में रहने वाला है। आज से करीब 1 महीना पहले मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी। इंटरव्यू मैंने ही लिया था, इसलिए मेरे को याद है वो सारी बातें, जब उन्होंने ये कहा था कि इसी तरह के इलेक्ट्रोड को और हम ईवी सेगमेंट्स को बड़ा करने के लिए कुछ सेटअप लगा रहे हैं। अब अजय इसका हमको और एक्सटेंडेड वर्जन दे रहे हैं कि आज शाम को जैपनीज कंपनीज के साथ एक टाई अप होने वाला है, जो कि सोर्स बेस्ड पक्की खबर है और हो सकता है शाम को एक खबर आपको आती हुई दिख जाए। इससे पहले शेयर 4% चला, आज शेयर 3% चला। कुल मिला के इस खबर के इर्द गिर्द शेयर 7% का मूव आपको दे चुका है। एक काम और करते हैं, जरा पता कर लेते हैं कि अभी और कितना इसके अंदर दम दिखता है। ये 3 महीने का चार्ट है, आप इसका सिर्फ 2 दिन का रखिए, सिर्फ 2 डेज चार्ट रखिए। खबर से 1 दिन पहले, खबर के 1 दिन बाद का मोमेंटम जरा चेक करते हैं। प्रशांत, एक बार आप शेयर को चेक करना जरा नियोजन केमिकल्स को। जिनके पास इस खबर के इर्द गिर्द के प्रॉफिट्स हैं वो बुक कर लें या फिर अभी बने रहें। स्ट्रक्चर मजबूत हो गया है, ये ब्रेकआउट हो चुका है। जी मेरे हिसाब से अभी आपको ट्रेल करना चाहिए। अभी हम 1400 के लेवल के बहुत करीब है, तो आप 1380 1385 इस जोन के बीच स्टॉप लॉस करके ट्रेल करो, ताकि अगर कोई रेजिस्टेंस आए आपके प्रॉफिट से डिसेंट लेवल पे बुक हो
अभी फ्रेश ब्रेकआउट कहाँ है ना, तो 1420 1420 स्पॉट लेवल के ऊपर जब ये निकल जाए तब इसमें एक फ्रेश मोमेंटम आएगा और तब आप पोजीशन ऐड कर सकते हो। फिलहाल जिनके पास पोजीशन हो आप ट्रेल करो 1380 से लेके 1385 के बीच स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जहां पर आपको थोड़ी वीकनेस गहराती हुई दिख जाए। डाबर उसमें से एक है। डाबर का शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी वीक था और आज भी कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, जबकि बाजार अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। डाबर इस समय 1 रुपये की गिरावट के साथ है। अभी कितना फॉल और बाकी है कुणाल डाबर के अंदर? ये 520 तोड़ेगा तो और टूटेगा क्या? वेल डाबर 524 अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है एंड अगर मैं पिछले हफ्ते की भी बात करूं तो थ्रू आउट द वीक हमें एक डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिली थी एंड आज के स्टार्टिंग वीक में भी बात करूं ना तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है कि फर्दर डाउनफॉल की मोमेंटम में स्टॉक 518 तक के लेवल हमें दिखा सकता है एंड 518 भी अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फर्दर गिरावट में स्टॉक 510 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। तो व्यू नेगेटिव साइड का बन रहा है डिम्पी जी, 518 510 तक के लेवल है, लेकिन एक मेन क्वेश्चन ये है कि प्रेशर लेवल से शॉर्ट करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो मेरा व्यू शॉर्ट करके नहीं चलने का होना है क्योंकि ऊपर के लेवल पे डिम्पी चक्कर में एसएल की बात करूं, रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो आ रहा है 535 पे। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट करने का मौका अभी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास ऑलरेडी शॉर्ट है उनके लिए व्यू है कि वेट करें, अच्छा खासा गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है 518 510 तक का, वहां पे आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए है और डाउन साइड और ज्यादा 518 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं डाबर पर, ये राय आपको मिलती हुई। लेकिन इस वक्त चीनी शेयरों की मिठास में लगातार हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। चीनी शेयरों पर विस्तार से हमने बातचीत भी की थोड़ी देर पहले, लेकिन इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, चीनी शेयरों की मिठास के पीछे की वजह क्या है? जी, विदेशी बाजार में तो चीनी या शुगर प्राइसेस जो है उनमें बढ़ोतरी हमने देखी, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस इंक्रीज का ट्रेंड दिख रहा है। इस ट्रेंड के पीछे के ट्रिगर्स, ग्रोथ ट्रिगर्स हमें समझा रहे हैं विश्वमोहन। कंजम्पशन तो एक बड़ा ट्रिगर है ही, गर्मियां आने के साथ साथ कंजम्पशन खपत में लगातार बढ़त दिखती है, लेकिन इसके अलावा कौन सी वजह हैं जो कि चीनी शेयरों के लिए काम कर रही हैं इस वक्त? देखिए, अगर पिछले 1 साल से अगर आप देखें घरेलू बाजार में तो दाम एकदम से सुस्त थे, लेकिन अब महाराष्ट्र और कर्नाटका एक मेजर प्रोड्यूसर है, वहां पे कई सारी मिलों में काम बंद हो गया है, ऑपरेशंस बंद होने की कगार पर है और इससे लग रहा है कि उत्पादन का जो उनका अनुमान है 340 लाख टन का इस्मा का अनुमान था, 335 लाख टन का एस्टा का अनुमान था, लेकिन दोनों ही एजेंसी ने साफ किया है कि ये उनके अनुमान से भी कम उत्पादन हो सकता है। और यूपी में दाम 37,000 प्रति टन के ऊपर दाम चले जा चुके हैं, जो पिछले साल से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में 34,000 प्रति टन के ऊपर जा चुके हैं और सिर्फ महीने भर में दाम ये करीब करीब 2,000 प्रति टन बढ़े हैं। तो एक अच्छी तेजी यहां पर आ चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि तेजी बहुत ज्यादा है, वहां पर अक्टूबर 2016 के बाद सबसे ऊंचाई पर दाम है आई शुगर के दाम, लेकिन यहां पर भी कैचअप रैली धीरे धीरे यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही गर्मियों में आमतौर पर खपत बढ़ती है। सरकार ने 275 लाख टन का खपत का घरेलू बाजार का पूरे शुगर सीजन के लिए अनुमान लगा रखा है, लेकिन अब इंडस्ट्री को लगता है कि 280 से 285 लाख टन भी खपत हो सकता है, यानी एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा यहां से डिमांड को लेकर। तो मिलों के लिए यही फायदे की खबर है। साथ ही दुनिया के जितने भी बड़े उत्पादक देश हैं, जिसमें भारत, चाइना, थाईलैंड, यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान, तो हर जगह से यहां पे उत्पादन कम होने की ही खबर आ रही है। हालांकि ब्राजील को लेकर उत्पादन की कम होने की खबर नहीं है, लेकिन वहां पर इथेनॉल से जो भी फ्यूल बनाए जाते हैं, शुगर केन इथेनॉल पर, वहां पर टैक्स कम है। दूसरी ओर वहां गैसोलीन यानी पेट्रोल पर जो टैक्स की जो छूट थी वो खत्म कर दी गई है। तो ऐसे में फोकस अब होगा कि इथेनॉल पर फोकस बढ़ेगा, जिससे स्वीटनर की सप्लाई कम हो जाएगी, चीनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले यहां पर तेजी कम है, लेकिन उसी का फायदा यहां पर घरेलू बाजार में भी धीरे धीरे मिलों में भी को भी फायदा होने की संभावना बढ़ रही है और शेयरों में उस तरह के एक्शन भी दिखने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल विश्वमोहन, इनफैक्ट शुगर शेयर्स की तो आप बात कर, शुगर की आप इन पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी कमोडिटी मार्केट की अगर हाल देखें, एग्री हो चाहे नॉन एग्री कमोडिटी, हर तरफ एक्शन नजर आ रहा है। बहरहाल शुगर के लिए, चीनी के लिए तो डिमांड सप्लाई फैक्टर ही है जो कि काम कर रहा है। विश्वमोहन, थैंक्स ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। चीनी शेयरों पर बातचीत हमने की, डिमांड सप्लाई फैक्टर, प्रोडक्शन जो है लगातार कम होता दिख रहा है, तो सप्लाई नहीं है, लेकिन डिमांड कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है। शुगर स्टॉक्स पर प्रशांत एक बार क्विकली एक राय दीजिए, कोई स्टॉक अगर इस वक्त आपके रेडार पर, इस वक्त आपकी नजर में आ रहा है, क्योंकि लगातार एक्शन है इन स्टॉक्स में। बलरामपुर चीनी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रनअप आया है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा और एक डिप के लिए वेट कीजिए।
या अगर आप एक पोजिशनल इन्वेस्टर हो तो एक डिप मिले तभी आप पोजीशन ऐड कीजिए। अभी 415 चल रहा है, आपको अगर 408 409 के लेवल मिले तभी आप ऐड कीजिए। मुझे लग रहा है आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्टेड रह सकते हो और आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो होगा वो 404 होगा, 404। अगर पोजीशन है, नए एडिशंस के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा चीनी शेयरों में। इस वक्त क्लियरली हम देख रहे हैं एग्री कमोडिटीज में अगर कहीं परफॉर्मेंस है, सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस शुगर में है और शुगर स्टॉक्स भी इस वक्त लगातार एक्शन में। छोटे से ब्रेक के अगर मैं आपको उन्हीं लेवल्स के पास काम होते हुए दिख रहा है, निफ्टी पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल ज़रूर हैं आज, और ऐसे में जो बड़ी स्ट्रेंथ आपको ऑटो पैक के काउंटर्स में दिख रही है। आप ओएनजीसी में भी बढ़कर 2% के करीब हुए। जो ये एपीएम गैस प्राइजेस का 3 बड़ी कैटेगरीज में बात कर रहे थे कि ओएनजीसी को, ऑयल इंडिया को, इनको कैसे फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा अब आपको यहाँ दिख रहा है। 2% की मूव और ओएनजीसी में क्या यहाँ से भी बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? प्रशांत, क्या यहाँ पर एंट्री लेवल्स पॉसिबल हैं या थोड़े डिप का वेट करें? कैसे ट्रेड करेंगे ओएनजीसी को? प्रियंका, मुझे लग रहा है कि अगर हम ओएनजीसी का एक मेजर पोजिशनल चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि 150 इसके लिए एक अहम सपोर्ट रहा है, यहीं से बाउंस हुआ है तो बिल्कुल आप लॉन्ग रह सकते हो। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 149 ही रखना है पोजिशनली। यहाँ से आप जो लेवल्स देख सकते हो ऊपरी लेवल्स पे करीबन 160 से लेके 162 ये देख सकते हो। और इन लेवल पे आने पे मेरी सलाह होगी कि आप थोड़ा क्लोजली ट्रेड करके प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए। तो अराउंड 162 163 टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हो विद स्टॉप लॉस एट 149। ऑलराइट कुणाल, क्या आपको पीएफसी पर एक्शन दिख रहा है? आई मीन बाइंग एक्शन आप यहाँ इनिशिएट करेंगे पीएफसी पर? काफी अच्छी मोमेंटम हमें फिलहाल देखने को मिल रही है एंड रिपोर्ट के हिसाब से देखने जाए तो स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप दे चुका है। तो यहाँ से नई पोजीशन तो इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है उनके लिए व्यू है कि एक बार होल्ड करके चले, क्योंकि जो रिसेंटली जो टॉप बना है वो टॉप भी स्टॉक टच कर सकते हैं, यानी कि 170 तक की भी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एंड अगर 170 ब्रेक होता है तो वहां पे एक नया ही हॉराइजन स्टॉक के लिए ओपन हो जाएगा, जिसके बेस पे कहीं ना कहीं स्टॉक में 202 तक की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल उनके लिए व्यू है जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है 170 तक होल्ड करें। अगर 170 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तभी उसके बाद हम नई पोजीशन बनाएंगे 202 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। खैर इस बीच अगर आप मार्केट्स को चेक कर रहे होंगे ना तो निफ्टी 1/4% ऊपर है, बैंक निफ्टी 1/4% नीचे है। आपको मालूम है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्पीड से रिकवर करके आया, बैंक निफ्टी के पास ज़्यादा दम था और उसने शो भी किया, इसलिए आज बैंक निफ्टी में हल्का सा आप दबाव देखेंगे। परसेंटेज अब दोनों का बराबर है ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी आज लाल निशान में, आज अटेम्प्ट ही नहीं ले रहा ऊपर आने की। ये क्या शिफ्ट ऑफ अ स्टांस है? अगर आप इसके कंट्रीब्यूटर चेक करेंगे ना इंडाइसिस के कि फिर कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर बैंक हेल्प नहीं कर रहा तो फिर कौन हेल्प कर रहा है? हेल्प कर रहा है जिसके नंबर्स आने इस बार, वो है इन्फोसिस। थोड़ा आईटी की तरफ हम शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा कैपिटल गुड्स के बड़े प्लेयर्स हमारे हाथ में आए हैं और आज टाटा मोटर्स भी आपको पार्टिसिपेट करवा रहा है। इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर हैं, ठीक उससे पहले धीरे धीरे करके पोजीशन बाइंडिंग की जा रही है। प्रशांत जी, आपके पास सारे तरीके हैं, कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस। अगर आप कुछ भी बताना चाहो तो इन्फोसिस और टीसीएस में आज से पोजीशंस बनाना शुरू कर देते हैं। 12 तारीख को टीसीएस, 13 तारीख को इन्फोसिस, 2 नंबर बैक टू बैक होंगे। जी डिम्पी जी, मैं वेट करूंगा क्योंकि इसमें एक बहुत ज्यादा वीक सेक्टर है। इनफैक्ट मैंने इसमें काफी अच्छे लेवल्स पे शॉर्ट पहले रेकमेंड किए हुए थे। तो अभी अगर मैं टीसीएस स्पेसिफिक बात करूं तो इसके लिए जो अहम लेवल होगा वो 3300, तो यहाँ से जस्ट 1% दूर है, तो 1 से लेकर 1.5% दूर है। तो मैं इसके लिए कोई लॉन्ग अभी बनाऊंगा नहीं, मैं इवेंट को सेटल नहीं दूंगा और देखूंगा कि ये स्टॉक 3300 पे किस तरह से रिएक्ट करता है। और जहां तक इन्फोसिस की बात है तो इसके लिए जो मेक और ब्रेक लेवल होगा वो करीबन 1450 से लेके 1455, तो मेरे लिए ये भी क्रूशियल होगा। और मैं वेट करूंगा कि नतीजों के बाद क्या ये इन लेवल के ऊपर क्लोज करता है या इन लेवल को रेजिस्ट करता है, उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट डिसीजन लूंगा। फिलहाल अगर लॉन्ग हो तो जो आज का डे लो है ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसको स्टॉप लॉस रख के मैं बना रहा हूँ।
ओके ठीक है, अभी आप थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, एक बार जरा स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन और दिखा दीजिए। शुरुआत में जो हमने शुरुआत में देखी थी वो देख ली। अब मार्केट खुले हुए करीब आधा पौना घंटा हो चुका है, काफ़ी हद तक सेटल हो गई है पोजीशंस। इंडिया विक्स ना करीब 5% ऊपर है, ये मेरी एक चिंता के कारण है। दूसरा, अब एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं, अभी भी खराब नहीं हुई है। फिर ऐसा क्या है कि इंडिया विक्स को 4.5% ऊपर आना पड़ा और एडवांस डिक्लाइन अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ? इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर चर्निंग हो रही है। मार्केट इस बीच पूरे अच्छे से चर्न करने की तैयारी में है। ये हो सकता है बुल्स और बियर्स की फाइट का दिन भर के आज निकल जाए और आप देखेंगे आज कुछ भी ना हो मार्केट के अंदर। तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक स्टॉक्स रखना है। आज इंडेक्स के ऑप्शंस ट्रेडर्स को दूर रहना है, आज उनके प्रीमियम गलाने का दिन है। इससे पहले मार्केट शॉर्ट्स कवर काफ़ी अच्छे से करवा के आ चुका है। एक काम और करते हैं, जरा ऐसे शेयर्स और पकड़ते हैं जहां पे पोजीशंस थोड़ी ठीक ठीक बनती हुई दिख रही है। उसमें से एक औरोबिंदो फार्मा और है। मैं थोड़ा डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों के शेयर्स का कॉम्बो लेके चलना चाहता हूं। कुणाल जी एक बार जरा चेक करना आप, औरो फार्मा। मैं धीरे धीरे करके पोजीशंस बनाऊंगा, मेरे को कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। डिम्पी जी, धीरे धीरे की पोजीशन बनानी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि नो डाउट डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो 442 के लेवल से लगातार एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है 536 के। और यहाँ से माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और आपकी जो रणनीति है बिल्कुल सही है। नाउ मैं यहाँ पे एक और बात पे फोकस करूंगा निपी जी। 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने जो है अपनी मोमेंटम स्टार्ट कर दी है। पिछले 2 वीक से लगातार 50 वीक के ऊपर का स्टॉक ने अपना जो क्लोजिंग दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल चुका है कि स्टॉक अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड का बन रहा है। 536 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोई भी गिरावट आता है अप टू द लेवल ऑफ 515 मेरा जो व्यू रहेगा दिव्य जी, पोजीशन लॉन्ग करके चलने का रहेगा, बाउंड डिक्लाइन का ही रहेगा। मुझे ऊपर के लेवल की बात करूं तो ऊपर में 600 का पहला टारगेट वीकली के हिसाब से देखने को मिल रहा है और 600 जैसे ब्रेक होता है ऊपर में 715 तक के भी टारगेट देखने को मिल रहा है। तो कन्विक्शन काफी आ रहा है स्टॉक में, गिरावट के साथ पोजीशन बनाने का भी मेरा व्यू बनेगा। और लोअर लेवल पे डिम्पी जी जो एसएल आ रहा है, जो सपोर्ट काफी फिलहाल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 475 का। तो कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल 515 पोजीशन हम लॉन्ग करके चलेंगे, 475 का एसएल बना के चलेंगे। 600 का पहला टारगेट है, 600 ब्रेक होता है तो 715 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आयन डिप्स गिरावट में खरीदारी के मौके और बिंदु फार्मा में इस वक्त बनते हुए आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज 10:10 पर केसी इंटरनेशनल कंपनी के मैनेजमेंट से, कंपनी के एमडी और सीईओ से विमल केजरीवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे एक्सक्लूसिव चर्चा करेंगे। कंपनी को कई सारे नए ऑर्डर्स भी मिले हैं, प्रोजेक्ट विंस के चलते आगे स्ट्रैटेजी कंपनी क्या बनाएगी इस पर, और साथ ही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर कंपनी के अपडेट्स क्या हैं इस पर विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन इस बीच इंडिया विक्स में जहां बढ़त नजर आ रही है, एक कंसर्न बनती जा रही है। निफ्टी और मिड कैप के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस इस वक्त वीक है। 41,000 के ऊपर खुला जरूर बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से करीब 100 अंकों की गिरावट भी झेल चुका है। इस वक्त 4960 के लेवल्स के इर्द गिर्द लाल निशान में लुढ़कता हुआ। प्रशांत, क्या ये छोटे मझौले बैंक्स को खरीदने का समय है? क्योंकि आप देखिए पिछले हफ्ते ही हमने देखा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स आए, साथ ही इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, आरबीएल बैंक, सारे के सारे अपडेट्स या तो स्ट्रॉन्ग थे या तो मिक्स बैग ऑफ अपडेट्स देखने को मिले। इस वक्त बैंक निफ्टी में डाउन टर्न है और उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि इन स्टॉक्स में भी नजर आ रहा है। गिरावट है, गिरावट में खरीदारी किसी स्टॉक में इनमें से? जी मानसी, 2 स्टॉक्स मेरे रडार में, एक होगा जेएनके बैंक, करीबन 50 के जस्ट ऊपर चल रहा है। तो इसको ये टोटली इन्वेस्टमेंट बेस्ड होंगे और ट्रांचेस में जिसे कहते हैं, यानी पार्ट बाय पार्ट बाय करेंगे। अगर मार्केट वीक हो तो पोजीशन ऐड करना बेहतर होगा, इसलिए अब इस लेवल से आप 10 to 15% ऑफ द पोजीशन शुरू कर सकते हो। तो जेएनके बैंक और यूनियन बैंक, ये 2 स्टॉक्स मेरे रडार पे है। और जहां तक साउथ इंडियन बैंक की बात है, ये एक बार फिर से 18 के लेवल के ऊपर आ जाए तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो भी हलचल हुई थी वो नेगेट हो जाएगी और हम इसमें फिर से पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 बैंक्स मेरे रडार में होंगे। बाकी जो बैंक्स हैं मुझे थोड़े वीक लग रहे हैं, तो पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टमेंट अगर करने हो, मार्केट अगर वीक हो जाए तो इन तीनों में डेफिनेटली कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक सबसे पहले प्रशांत के रेडार पर। छोटे मझोले बैंक्स की अगर बात करें तो लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में तेजी है। 10 के बाजार